Majority of the people don't hit constipation. They hit the problem that they are trapped in that cycle कि सुबह उठ के पॉटी जाना है और नहीं जा पा रहे इसलिए मुझे constipation है। बहुत सारा ये मिथ भी है कि रोज सुबह जाना ही हेल्दी होता है। मेडिकली हाउ डू यू डिफाइन कॉन्स्टिपेशन? मैम दो डायमेंशन है जो इम्पोर्टेंट है। एक है Meet Dr. Shubham Vatse. He's an MBBS, MD and DM in gastroenterology at Fortis Hospital, New Delhi. With over a decade of experience, he has transformed millions of lives through lifestyle modifications, dietary changes and the right medical guidance. इंडिया में एक बहुत तगड़ी पॉपुलेशन है जिनको एनस में उंगली डाल के पॉटी क्लियर करने की आदत है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, इनको ब्लीडिंग भी डेवलप होती है, इनको सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम बोला जाता है और ये डेफिनेट बायोफीडबैक थेरेपी। With over a decade of experience, he has transformed millions of lives through lifestyle modifications, dietary changes and the right medical guidance. डॉक्टर शुभम, लाइक यू सेड, इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद poop. दो चीजें बहुत सुनने में आती है। वन ऑफ इट इज स्मोकिंग, सेकंड इज चाय कॉफी एंड द थर्ड इज मोबाइल फोन। तो ही मैं poop कर पाता हूँ। तो जब मैं टॉयलेट में बैठ के स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं गट ब्रेन एक्सेस को कहीं ना कहीं तोड़ रहा हूँ। इंडियन सोसाइटी में सुबह उठ के वॉशरूम जाना वो कंसिडर टू बी अ रिलैक्सिंग और अ रिफ्रेशिंग, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेश होके इंडिया वाज नेवर अ लैंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। 3 natural lifestyle modifications required to treat constipation. 1. So if you're struggling with gut issues, liver concerns or trying to change your eating habits, today's episode might just change the way you look at your health. 40% of Indians फैटी लिवर लेके घूम रहे हैं एंड इट्स इवन मोर कॉमन इन किड्स। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भारत का नया एपिडेमिक, पैंडेमिक, एवरीडेमिक। ऐसी क्या चीज है डे टू डे लाइफ में जो फैटी लिवर हमारे बच्चों को करवा रही है? चॉकलेट्स, बिस्किट्स? नो, इट्स कंसिडर्ड वेरी हेल्दी इन द इंडियन सिनेरियो। गुड? नो। डेट्स, जूसेस। डॉक्टर शुभम, ये मोदी जी ने मोरिंगा को जो इतना फेमस बनाया है, ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट व्हाट इज योर से, क्या कोई फायदा है? श्री नरेंद्र मोदी इज डेफिनेटली द बेस्ट सेल्समैन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो व्हाट डू यू थिंक सेलिब्रिटीज प्ले अ रोल इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन? Yes, we can learn from them that if you have an influence, you should do anything for money. तो अक्षय कुमार साहब बोलते हैं 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। अनुष्का शर्मा भी बोलती हैं, श्रद्धा कपूर भी बोलती है। मैं अग्री करता हूँ, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट फिर अक्षय कुमार जी एक दिन उठते हैं, टोबैको का ब्रांड है, उसके लिए डिस्गाइज मार्केटिंग कर देते हैं, और एक और हैं, शाहरुख खान है शायद उनका नाम, अजय देवगन, बट वो तीनों मिलकर आपके बच्चों को कैंसर कराने की तरफ चल जाते हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल टू सेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। आई वॉन्ट टू बिगिन विद अ वेरी सिंपल चीज़ जो इतनी कॉमन हो चुकी है कि मतलब ये तो अब ऑब्वियस हो गया है कि लोग अपना फ़ोन लेके बाथरूम में जाते हैं। एंड यू नो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मी टाइम, और ये जो डूम स्क्रोलिंग है ये या तो रात को होती है बेड पे सोने से पहले या तो बाथरूम में होती है। सो आई थॉट कि मेरे सामने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है तो मैं सबसे पहले पूछूंगी व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस कॉमन हैबिट दैट वी हैव कि बाथरूम में फ़ोन लेके जा रहे हैं। मैम बहुत ना कॉम्प्लेक्स इशू है, मतलब जो आप बोल रहे हो इट्स नॉट एज सिंपल कि मैं एक बात में बता पाऊँ, बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन व्हाट डू यू कॉल इन लेमैन्स नॉन मेडिकल बैकग्राउंड पर्सन's लैंग्वेज. So the first thing is your gut is called the second brain. The gut brain axis means that your gut and brain are interrelated. So your feeling of going to the washroom comes from the brain, but the feeling is in the gut. So और गट सेकंड ब्रेन कहा जाता है, इसीलिए एक एनालॉगी भी है इंग्लिश में जिसे कहते हैं गट फील। तो बिकॉज गट इज योर बिगेस्ट इनसाइड ऑर्गन लेंथ में, अगर आप देखेंगे तो स्किन बाहर वाला ऑर्गन है, गट तो अंदर से फील कर रहा हूँ, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्टली इन दैट वे। बट गट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन बिकॉज not 70% but 90 to 95% of serotonin comes from the gut. Oh wow. And your serotonin is responsible for your digestion, your appetite, your mood, your stress taking ability, your depression, your anxiety. So one problem why these gut issues are coming up is because of the information explosion. तो सोशल मीडिया पे क्या है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग दो एंड पे हो गए। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर हो गए जो ट्रेंड नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता है, और एक आम बेचारा आदमी हो गया
जो बच्चा भी हो सकता है, जो बड़ा भी हो सकता है, वो सब कुछ जानना चाहता है। तो जो बता रहा है उसे नहीं पता, जो जानना चाह रहा है उसे नहीं पता। तो ये सब एक ब्लैक होल बन जाता है। इसके अंदर जो गया वो सब खाली हो गया। बट मैं अवेयर होना चाहता हूँ, इसलिए देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, स्क्रॉल किया जा रहा हूँ, स्क्रॉल किया जा रहा हूँ। और हमारे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि जो मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मेरे आईफोन का सीरी खुला हुआ है तो जैसे ही मैं खोलूंगा और मैंने टिकट की बात करी तो मेक माई ट्रिप का ऐड आ जाएगा, या इसका ऐड आ जाएगा, या उसका ऐड आ जाएगा। तो ये सब मैम मिला के हमें और मेंटली परेशान कर रहा है। तो इसीलिए प्रोफेशनल्स का रोल आता है यहाँ पे। तो जब मैं टॉयलेट में बैठ के स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं गट ब्रेन एक्सेस को कहीं ना कहीं तोड़ रहा हूँ। मतलब मैं मैं फोकस नहीं करने दे मतलब रही मैं रिलैक्स भी नहीं कर रहा ना। इंडियन सोसाइटी में सुबह उठ के वॉशरूम जाना वो कंसिडर्ड टू बी अ रिलैक्सिंग और अ रिफ्रेशिंग, मतलब क्या बोलते हैं हम, फ्रेश होके फ्रेश होके आता हूँ। वो एक कन्वेंशन है, किसी मेडिकल बुक में नहीं लिखा है कि इसको फ्रेश होना बोलते हैं। तो हमारी सोसाइटी अर्स्टवाइल 50 साल 100 साल से पूप से ऑब्सेस्ड है। मतलब मैं फ्रेश नहा के नहीं हुआ, मैं फ्रेश हुआ हूं पॉटी जाके। तो उस पॉटी को देखना, उस पॉटी के बारे में इंटरनेट पे पढ़ना, उस पॉटी करते हुए फोन, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको आज के टाइम पे और आपकी बाउल क्लेंजिंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। इट इज एन अपकमिंग थिंग बिकॉज capitalism is trying to make you more mentally curious and more mentally confused. So the right thing to do is to not take your phone and let your brain relax and focus on Let's reduce screen time in total. मतलब मैं screen time को divide कर देता हूँ कि बहुत सारे मैम हमारे corporate लोग होते हैं जो बिना लैपटॉप के काम नहीं करते। उसको आप छोड़ दीजिए, आप स्क्रीन को लेजर मत बनाइए, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया। आप कोई OTT पे सीरीज देख रहे हैं, I'm okay with that. अब आप बताइए कि इतने पॉपुलर लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे इतने पॉपुलर हैं, यूट्यूब पे इतने पॉपुलर हैं, बट वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही नहीं है। और पेशेंट कैसे एवेल्युएट कर रहा है एक डॉक्टर को? भीड़ कितनी है, उसके गूगल रिव्यू कैसे हैं, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर कैसे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो हमें और कंफ्यूज कर रही हैं, हमें और स्ट्रेस एंग्जाइटी दे रही हैं, उससे गट और आपका हिल रहा है। तो ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब आपका आज मेजॉरिटी कारण जो हैं वो क्यों, आप देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों आ रहे हैं इसमें? क्योंकि कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है ना, हर किसी को है। सो वन डायरेक्ट कोरिलेशन इज विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, द अदर इज विद गट बैक्टीरिया। थोड़ा गट बैक्टीरिया के बारे में बताइए। What is gut microbiome and why is it so important? Yeah, so it has become popular because of again social media. The normal population should not be knowing about it because it's a very evolving field. ठीक है, जैसे मेरी बेटी है, आपके बच्चे हैं, तो आपके और आपके हस्बैंड के, मेरी वाइफ के, जो भी मतलब हमारे बच्चे में जीन्स आए, इसको बोलते हैं जीनोम, कलेक्शन ऑफ जीन्स, कलेक्शन ऑफ DNA, जो हम बदल नहीं सकते इसको। करेक्ट। हमारा एक फुटप्रिंट है, वो एक इम्प्रिंट है, वो जो कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन माई होल इंटेस्टाइन और द गट इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोम, विच इज अगेन अ फुटप्रिंट, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। When you say footprint, you mean it's unique? Yes, it's unique to every person and it can change. So बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप कैसे पैदा हुए उस पर डिपेंड करता है। वेजाइनल डिलीवरी थी या सिजेरियन सेक्शन था? क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी में आप नॉर्मल जो फीमेल का गायनेकोलॉजिकल ट्रैक्ट होता है उससे बच्चा मिकोनियम से डिफरेंट तरह से डिलीवर होता है, और बैक्टीरिया लेते हुए बाहर आता है। यस, सिजेरियन में अलग तरह से होता है, उसमें स्किन के एक्सपोजर से होता है, राइट। और फीमेल की स्किन पे अलग बैक्टीरिया होते हैं, वजाइना में अलग बैक्टीरिया होते हैं। स्टार्ट वहां से होता है। फिर पैदा होते ही ब्रेस्ट फीडिंग के पहले बच्चे को हनी देने का कॉन्सेप्ट है, उससे बैक्टीरिया बदलते हैं। जो सबसे बड़ा मिथ है दुनिया का, इंडियन सोसाइटी का, बहुत कॉमन है शहद देना, हनी देना फर्स्ट, जिससे एक बहुत कॉमन एपिडेमिक जिसको बोलते हैं बॉटलिज्म टॉक्सिन उसमें होता था, जिससे बच्चों में काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं हिस्ट्री में, पास्ट में। वो दिया कि नहीं दिया? फिर ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर बाद हुई डिलीवरी के, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हुई कि नहीं हुई? फिर कितनी उम्र पे आपने अनाज ऐड किया, वीट ऐड किया? फिर आप बड़े हो रहे हैं, कितनी हाइजीन हाइपोथेसिस, कितनी गंदगी आपने फेस करी, उस पर आपके गट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं नहीं होते? अब एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी, बट एक्सपोजर कम होगा तो डिफरेंट तरह की बीमारियां होंगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इंडिया में मिलती हैं पर यूएस में नहीं मिलती, और बहुत सारी बीमारियां यूएस में मिलती हैं, इंडिया में नहीं मिलती। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो इंडिया में पहले नहीं थी, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा बढ़ता गया आने लग गई। आने लग गई।
तो वो सब गट बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट है। फिर आप बड़े हुए, आपने स्मोकिंग करी कि नहीं करी, आपने कॉफ़ी पी, आपने चाय पी, आपने चीनी ली, आपने चीनी छोड़ी, आपने अल्कोहल लिया, उस पे आपके गट बैक्टीरिया, गट लीकी गट, जो गट परमिबिलिटी, उस पे भी डिपेंड करता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे हमारी इंडस्ट्री में हमारे व्यूअर्स को और हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है बाय द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज एंड बिगेस्ट ब्रांड्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया का बैलेंस, बायोसिस, बायोसिस का मतलब होता है सिम्बायोसिस, समझते हैं, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, Support. एक दूसरे का फायदा, गिव एंड टेक। इसी तरह एक सिम्बायोसिस होता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अगर ये सिम्बायोसिस है तो ठीक है, अगर गुड बैक्टीरिया अच्छे फेज में है, बैड बैक्टीरिया कम है, तो यूबायोसिस। अच्छा। गुड बैक्टीरिया कम है, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, तो डिसबायोसिस, राइट। सो डिसबायोसिस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे बहुत कि? सारी। फैटी लिवर डिजीज, आपकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो भारत का नया एपिडेमिक, पैंडेमिक, एवरीडेमिक। आपका आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, जो इतना ज्यादा कॉमन है। नेचुरल प्रीबायोटिक्स, नेचुरल प्रोबायोटिक्स विल ऑलवेज बी better than commercial supplements unless and until you are prescribed by a healthcare expert. So this is a complete overview of your gut microbiome. डॉक्टर शुभम, लेट्स गेट इनटू गट इश्यूज। सबसे कॉमन गट इश्यूज जो मुझे सुनने में आती है वो है कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, बर्पिंग, एसिडिटी, और मैं ये वो वर्ड्स बोल रही हूँ जो लोग बोलते हैं, जो उन्हें पता है। एंड ऑफ कोर्स आई एम अवेयर ऑफ आईबीएस, बट बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें आईबीएस है। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्स्टिपेशन। ये होती क्यों है? Okay. मैम, आपने ना बहुत ही ब्यूटीफुली चीजें बोली जो मैं एज अ डॉक्टर दो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। ओके। आपने एक चैप्टर में बोली है मेरे लिए गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, ये है सिम्टम, हिंदी में तकलीफ। फिर आपने साथ में आईबीएस बोला, आईबीएस है बीमारी, डायग्नोसिस, डिजीज। सिम्टम और डिजीज अलग चीज है। सिम्टम को हिंदी में बोलते तकलीफ, डिजीज को हिंदी में बोलते बीमारी। सिम्टम और तकलीफ अलग है, डिजीज और बीमारी अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। एक चीज याद रखिए, मैं आपको इन सब सिम्टम्स में रेड फ्लैग्स बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपका डॉक्टर भी आपसे हिस्ट्री में पूछेगा, अगर वो पढ़ा लिखा है तो, अगर वो एक्चुअल डॉक्टर है तो, क्वालिफाइड। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आपका ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। जब भी आपको कोई फंक्शनल डिजीज होती है, जैसे आपने आईबीएस बोला, उसके बारे में बात करेंगे, तो आपको लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स होते हैं। आपसे डॉक्टर पूछेगा कि ऐसा कौन सा टाइम था जो आपको याद है जब आपको सिम्टम ही नहीं था। आपको बोला जाएगा कि बहुत साल पहले से है, लॉन्ग स्टैंडिंग है। जो क्राइटेरिया है इसका फंक्शनल डिसऑर्डर्स का, वो 6 महीना कहता है कि 6 महीने ज्यादा सिम्टम्स है, पहली बात। दूसरी बात, एज एट डायग्नोसिस। सिम्टम्स आपको अर्ली हाफ ऑफ लाइफ में आएंगे, मतलब 20s 30s। अगर यही सिम्टम रीसेंट ऑनसेट है और 50 साल के बाद है, तो मेरे लिए वो रेड फ्लैग है, नीड्स इन्वेस्टिगेशन। दूसरा हो गया। तीसरा, आपको इन सिम्टम्स के साथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर नहीं होनी चाहिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर मतलब फूड पाइप, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। अगर आपके फादर को लार्ज इंटेस्टाइन या कोलॉन का कैंसर था, मदर को था, रियल ब्रदर को था, तो ये रेड फ्लैग है। दीज सिम्टम्स नीड फर्दर इवैल्यूएशन। आपको कोई हीमोग्लोबिन कम या अनीमिया नहीं होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। इन सब सिम्टम्स के साथ आपको रिकरेंट प्रोग्रेसिव वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, बार बार होने वाली कि मुझे उल्टी आती जा रही है बार बार। छठा, आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस नहीं होना चाहिए। इसको मैं मेडिकल टर्म्स बोलूं, अनइंटेंशनल सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सो हाउ डू यू डिफाइन सिग्निफिकेंट वेट लॉस? मोर देन 10% वेट लॉस इन द लास्ट 6 months। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं, लास्ट 6 महीने में 6 किलो से ज्यादा आपने वजन कम हुआ है आपका, बिना एक्टिवली डाइट और एक्सरसाइज किए, दैट इज अ रेड फ्लैग। अगर ये 5-6 पॉइंट आपको नहीं है, तो आपको एक फंक्शनल बाउल डिजीज होने का हाई रिस्क है। ये रेड फ्लैग्स नहीं है। आईबीएस इज वन ऑफ द नोन functional bowel diseases, one of them, it's not the only. Functional dyspepsia है, epigastric pain syndrome है, postprandial distress syndrome है, but for the scope of discussion with the non-medical population, IBS is the most common functional bowel disease, मान लिया। IBS 3 तरह का होता है। Constipation predominant, कि पेशेंट को hard stools, feeling of incomplete evacuation और हर रोज प्रेशर नहीं बनना, mixed। IBS C। दूसरा IBS D, डायरिया predominant, multiple passage of stools, लूज, और जो पेट दर्द होता है, क्रैम्पिंग, उस टूल पास करने के बाद रिलीव हो जाता है। ये क्लासिकल है। पर अगेन,
सिम्टम 6 महीने ज़्यादा होने चाहिए, अनइंटेंशनल वेट लॉस नहीं होना चाहिए, आपको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, आपको अनीमिया नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। है तो आपको आईबीएस नहीं है अनलेस अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तीसरा मिक्स्ड, जब मुझे स्ट्रेस होता है तब कभी मुझे डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट दर्द साथ में होता है, एपिसोडिक होता है और बहुत टाइम से हो रहा है। ये है आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता के जाता हूँ, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आप बिना डॉक्टर के टेस्ट करा सकते हैं, इसलिए मैं 4 टेस्ट बताता हूँ। अगर आपके नॉर्मल हैं, आप मान के चलिए आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। पहला कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, दूसरा सीरम सीआरपी, चौथा सीलियाक सिरोलॉजी, जो ग्लूटेन की बात हम कर रहे हैं। ये 4 सी मान लीजिए आपको याद रखने के लिए। हम 4, अगर आप थोड़े से भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और आईबीएस के बारे में जानना चाहते हैं, आईबीएस तभी है जब ये चारों टेस्ट नॉर्मल है। सी फॉर सीबीसी, सी फॉर सीआरपी, सी फॉर कैल्पोटेक्टिन और सी फॉर सीलियाक डिजीज की सिरोलॉजी। अगर ये 4 नॉर्मल है तो तब आपको IBS क्योंकि बाकी सारी चीजें रूल आउट हो चुकी है। मेजर जो मैं सबसे पहले ऐसे पेशेंट को टेस्ट लिख के देता हूँ वो आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ। नॉर्मली इसकी कंसल्टेशन लगती है, बट क्योंकि हम इंडिया में हैं ये चारों टेस्ट आप खुद से करा सकते हैं। पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं करूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। एनीवेज, किडिंग। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है मैम। न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में पब्लिश्ड पेपर है जिसकी समरी आपको बता रहा हूँ मैं आईबीएस की। तो वो कहते हैं आईबीएस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इस लाइन का मतलब हुआ आईबीएस का मतलब आपने मेजर जानलेवा बीमारियां एक्सक्लूड कर दी। मतलब आईबीएस जानलेवा नहीं है, आईबीएस रसलेवा है। मतलब आपकी जिंदगी का रस चूसता है, जान नहीं चूसता। तो आईबीएस रसलेवा है, जानलेवा नहीं है। जानलेवा आपने इन टेस्ट से मेजर टाइम हटा दिए। कुछ लोगों में रेड फ्लैग्स के साथ या परसिस्टेंट सिम्टम्स के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी एडिक्वेट डायग्नोसिस के लिए कोई चीज मिस नहीं हो रही, रेयर में आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी एडवाइस कर सकता है। आप चाहते हैं आप करा सकते हैं, बट इट इज नॉट रूल ऑफ द थंब कि कराना ही कराना है। अब आते हैं आईबीएस क्या है, कैसे पता लगता है। अब हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है। ठीक कैसे करना है हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। स्ट्रेस, स्लीप, बट आईबीएस एक सेरोटोनिन का बवाल है। सेरोटोनिन 90 to 95% गट से आता है। सेरोटोनिन आपका मूड, आपका स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपकी डाइजेशन, आपकी ब्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको आईबीएस है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं बहुत कॉमनली कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है। वो कहते हैं मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि आपसे ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस मेरे से ज़्यादा है, मोदी जी से ज़्यादा स्ट्रेस है? तो वो कहते हैं नहीं। तो जब मोदी जी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो आप क्यों स्ट्रेस्ड हैं? इसका मतलब है, जो हम साइंटिफिकली बोलते हैं, स्ट्रेस इज नथिंग बट योर इनएबिलिटी to manage whatever life is throwing at you. It is becoming overwhelming. So somewhere it is your inability or your lack of hunger. विराट कोहली को तो स्ट्रेस नहीं होता, लायोनेल मेसी को आज तक स्ट्रेस नहीं हुआ। वो तो प्रेशर में और परफॉर्म करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं विराट कोहली से लड़ाई मत करना, वो मुंह पे मारेगा, उसको इग्नोर करो, वो रन नहीं बनाएगा। इस बार इग्नोर कर रहे हैं, 2 बार 2 इनिंग में 0 बनाया उसने, पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाके। समझ रहे हैं? तो पीपल हु आर एबल टू मैनेज इट, दे यूज स्ट्रेस टू देयर एडवांटेज। दे आर हाई परफॉर्मर्स। हाई परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है उनको स्ट्रेस ना हो तो एंजाइटी होती है। आप समझ रहे हैं? आपको सुबह की मीटिंग की टेंशन है, बॉस ने डांट दिया तो लूज टूल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं आप जिंदगी मैनेज करेंगे तो मुश्किल है। सो वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, अपग्रेड, फाइट हार्डर। यू आर नॉट फाइटिंग हार्ड। अगेन, you need expert opinion. You would be given some medicines which will stabilize serotonin, but again they will be medicines. This is a disease which has no disease in your gut, but the symptoms are in the gut. The disease is of the gut brain axis. The disease originates in your gut, disease ends in the gut, but the problem is in the gut brain axis of the chemical neurotransmitter known as serotonin, which comes from the gut, affects the brain, right? तो अब आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाई दी जाएगी, वो डायरिया करेगा। वो सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाई या क्या सबसे पहले क्या करेगी? आपकी नींद बेटर करेगी, आपकी स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी बेटर करेगी। तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं, ऑब्वियसली मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट इन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। बट क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा मिथ है कि एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना पागलों के डॉक्टर को दिखाने के बराबर है, ये लोग सफ़र करेंगे पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। लोगों के घर टूट जाएंगे, बाप बेटा बात नहीं करेंगे, घर के कलेश हो जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएंगे, बट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। क्योंकि समाज को पता लग गया कि साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो लोग क्या बोलेंगे। बट ऐसी दवाइयां हैं इन दी हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स ओनली
which give you time To for heal. lifestyle modification, Hmm. to understand yourself, to calm down, to get yourself distant from the situation. They say when you're in the storm, you are not able to react. You distant yourself from the problem, you are able to see. Turbulent waters, you are not able to see anything. Makes sense. So it is just a window of a bigger problem which is going to come your way. So IBS is a, again, overused, oversimplified way of a major gut-brain axis mental health issue Hmm. where the symptoms last long. Your juice of life, your fun of life, your happiness of life goes away and you get obsessed with stools. Yeah. So your lifestyle, like you talk about constipation, what are the 3 natural lifestyle modifications required to treat constipation? 1, water, 3 to 5 liters of water. 2, Movement. fiber, 25 to 38 grams of fiber per day. 3, movement, at least 10,000 steps of brisk walking in a day. At least. Don't use the lift. Use stairs. हार्ट ठीक है आपका, सब ठीक है, 6 फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 2-3 बार चढ़ लिया अगर, आपको उससे ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं चाहिए. यदि 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स, ओवर फाइबर विदाउट वाटर प्रॉब्लम, ओवर वाटर विदाउट फाइबर, सारा पास कर दोगे प्रॉब्लम. तो क्या है हमारा नेचुरल सुपर फूड फॉर कॉन्स्टिपेशन? Chia seeds. चिया सीड्स विद वाटर, कर्ड, लेमन. सो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. आपको डायरिया है, कर्ड लीजिए. नेचुरल रहना है, कर्ड के साथ. जब कॉन्स्टिपेशन है, इसबगोल लीजिए. जब डायरिया है, इसबगोल लीजिए. साइलियम हस्क, Hmm. सबसे पुराना घरेलू नुस्खा, डायरिया में भी काम वाला, कॉन्स्टिपेशन में भी काम वाला. Hmm. अपने आप को बेटर करिए, एक्सरसाइज करिए. एक्सरसाइज क्या करता है मैम? Hmm. मेंटल लेवल पे क्या करता है? एंडोर्फिन रिलीज करता है. Hmm. अगेन आप केमिकल इम्बैलेंस को ठीक कर रहे हैं. Hmm. सेरोटोनिन रिलीज करता है. आपको पता है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर का जो मतलब, जब बॉम्बे में आप कम देखते होंगे बट नॉर्थ में टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत क्लासिकल होते हैं. Hmm. Right. Winter, summer हाँ, बहुत strong तो जब ये ऑटम स्प्रिंग चेंज होता है ना अक्टूबर की तरफ, और इस तरफ ना ये जो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. अच्छा. इसका प्रूवन ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है. तो अगेन जैसे आपने बोला ना ब्लैक कॉफी, फैटी लिवर, अब मैं कह रहा हूँ जो आप ये दवाइयां बोल रहे हैं आईबीएस की, विदाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये भी ठीक नहीं करेगा. Lifestyle is level 0. वो पहले foundation करना है and then additional things. आप गूगल करेंगे तो गूगल आपको 2 चीजें कराएगा, दवाई का साइड इफेक्ट और आपको कैंसर. 2 चीजें तो होंगी आपको पक्का. आप हेडेक भी लिखोगे तो ब्रेन कैंसर ही शो करेगा आपको. वो सर्च इंजन है, उसका एल्गोरिथम है, उसको ट्रेन किया गया आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देने के लिए. राइट. वो हुक नेचुरल हुक है वो. राइट. वो नेचुरल हुक है, वो आपको इनग्रॉस्ड रखेगा. राइट. तो गैस बन रही है तो पेट का कैंसर ही है आपको, उसका काम है ये करना. नहीं तो वो जो एड्स, गूगल एड्स चल रही हैं, वो काम कैसे चलेगा? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैम ये जो पूरा सीन है ना, ये आपको खराब करने वाला है. ये एलोपैथी ने किया है आपके साथ एक बहुत बड़ा, आपको वरदान दिया है कि जो बीमारियां खत्म हो सकती थी वो खत्म करके दी हैं. एक और क्वेश्चन है डॉक्टर, कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन क्या है मेडिकली? बिकॉज कुछ लोग रोज बाथरूम जाते हैं, कुछ ऑल्टरनेट डेज जाते हैं, और बहुत सारा ये मिथ भी है कि रोज सुबह जाना ही हेल्दी होता है. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू मेडिकली, हाउ डू यू डिफाइन कॉन्स्टिपेशन? ये डेफिनेटली मिथ है कि हर रोज सुबह पॉटी जाना जरूरी है. ये एक फाइबर रिच, हाइड्रेशन रिच, फार्मर डिपेंडेंट पॉपुलेशन का एक कन्वेंशन है. सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, बहुत ही ओवर सेंचुरीज जो डेवलप हुआ है. विद वेस्टर्नाइजेशन ये चीज़ चेंज हुई है, हमारे मेथड्स ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम ही चेंज हुए हैं. तो उस चीज़ को सेम चीज़ मानना गलत है. बट कॉन्स्टिपेशन का मैम 2 डायमेंशन है जो इंपॉर्टेंट है. एक है आपको अर्ज टू डिफिकेट लगातार 3 से 4 दिन नहीं आना, और दूसरा आपको फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हमेशा रहना. So you could be going to the bathroom, but unsatisfactory bowel is also a problem. Majority of the people don't hit constipation, they hit the problem that they are trapped in that cycle कि सुबह उठ के पॉटी जाना है और नहीं जा पा रहे, इसलिए मुझे कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन की मैम बहुत सारी क्लासिफिकेशन है. स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, पेल्विक डिसएनर्जिया. बहुत सारे लोग, एक आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बता देता हूँ, इंडिया में एक बहुत तगड़ी पॉपुलेशन है जो एंग्जाइटी और इस सबसे कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको एनस में उंगली डाल के पॉटी क्लियर करने की आदत होती है. हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, इनको ब्लीडिंग भी डेवलप होती है, इनको सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम बोला जाता है, और ये डेफिनेट बायोफीडबैक थेरेपी से ठीक होते हैं. गर्दन के ऊपर वाला एरिया आंतों से जुड़ा हुआ है, और गट ब्रेन एक्सिस इज अ रियल एंटिटी, वी सी इट डेली.
मतलब आपको कितना अजीब लग रहा हो ना सुन के, कोई इंसान अपने एनस में उंगली खुद से डाल रहा है पॉटी रिमूव करने के लिए, बट इट्स अ कॉमन थिंग फॉर अस. आई सी 1 to 2 पेशेंट्स अ वीक ऑफ सच काइंड. सोचिए वो कितना ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से कि उसे पॉटी नहीं आ रही है, उसकी जिंदगी इसके आसपास रिवॉल्व कर रही है. यू रिमेंबर दैट मूवी पीकू? ऑफ कोर्स. ऐसे लोगों का पेट साफ नहीं होना चाहिए मैम, उनकी डेथ हो जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन की हो गई थी. जिस दिन उसे रिलीफ हुआ था, he passed away in that movie. So that is the kind of poop obsession we have. His aim of life was to pass stools once, and he did it. And he just did it. Right? So he I never turned thought around I'll discuss Piku with a gastroenterologist. So he turned the Nike logo to just do it, to just did it, and went away happily. So in my clinic, we have a logo on the washroom. So from just do it to just did it. Dr. Shubham, like you said, Indians are obsessed with poop. Yes, they are. Right. So दो चीजें बहुत सुनने में आती है. रेडिट पे मुझे पूरा एक थ्रेड मिला कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ तो ही मैं poop कर पाता हूँ. And one of it is smoking, second is chai, coffee, and the third is mobile phone. But I want to understand, ये trigger ये psychological है या is there something more to drinking coffee and then going to the bathroom? Scientific है मैम. Okay. आपके मोटिलिटी रिसेप्टर्स जो होते हैं ना इंटेस्टाइन पे, वो एसिटाइल कोलिन के दो तरह के रिसेप्टर होते हैं. मतलब उसमें एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे दो चीजें काम करती हैं, निकोटीन और कैफीन. तो जैसे जैसे इन एडिक्टिव सब्सटेंसेस का क्या है, पर्टिकुलरली निकोटीन, टॉलरेंस डेवलप होती है. जैसे पहली बार कोई सिगरेट पीता है ना, या पहली बार कोई अल्कोहल पीता है, तो एकदम से वो इतना हाई हो जाता है कि एक ड्रिंक में या दो स्मोक में वो लड़खड़ा जाता है. फिर धीरे धीरे वो आधी बोतल के बाद भी बोल रहा होता है मुझे 2 ड्रिंक और दो, या दिन चेन स्मोकर बन जाता है, और फिर भी उसे कुछ दिक्कत नहीं होती. तो आपका एक बॉडी की ब्लड लेवल्स पे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, उसके नीचे आपको फिर वो मेंटेन करना होता है. इसलिए चीजें छोड़ना मुश्किल होती है. डिपेंडेंस, इट्स नॉट ओनली साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इट्स फिजिकल डिपेंडेंस. यू स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स, एंड बिकॉज ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर्स यू फाइंड पीपल लीविंग स्मोकिंग, डेवलपिंग डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेट, ये सब. तो स्मोकिंग डिपेंडेंस का साइन है. इट मीन्स दैट यू एक्चुअली नीड डी एडिक्शन, यू आर डिपेंडेंट ऑन इट. सी, बीइंग एडिक्टेड एंड बीइंग डिपेंडेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. एडिक्शन साइकोलॉजिकल भी हो सकती है. जैसे मैं बहुत देर से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या बहुत देर से कुछ काम कर रहा हूँ, मैं ना थक गया हूँ, एक चाय सुट्टा ब्रेक चाहिए. मेरे कॉर्पोरेट की जो एक बेसिक वो है, तो वो नीचे जाएंगे और सारे मिलके चाय सुट्टा चल रहा होगा. तो वो एक साइकोलॉजिकल भी है. बट मैं सुबह उसके बिना पॉटी नहीं जा पा रहा, इज अ फिजिकल सिम्टम. तो डिपेंडेंस बन गई है. डेफिनेट होता है. तीसरी चीज, मोबाइल फोन एक डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे टाइम स्पेंड करने में आसान होता है. मतलब इन द सेंस मुझे पता है 15-20 मिनट लगने ही यार, अब मैं क्या करूं बैठ के वहां पे. वो तो फिर अलग ही लाइफ में प्रॉब्लम हो गई है कि यू कैन नॉट, यू हैव टू कंटिन्यूअसली एंटरटेन योरसेल्फ. वो तो डोपामिन चाहिए ना, फिर सेरोटोनिन से काम नहीं चल रहा आपका. आपको वो चाहिए, मतलब स्पाइक्स चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, स्पाइक्स चाहिए. वो आपको जो इमोशन, हैप्पीनेस, वो तो ट्रैप, डोपामिन ट्रैप है. बट सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन तो नॉर्मल लाइफ के लिए चाहिए. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पूप्स. ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. प्लीज टेल अस व्हाट डू दे मीन, and is there anything important here that normal people should know, and what can we do to rectify? अगर हम एक wrong poop stage पे हैं, how do we go to a better stage? So I'm a endoscopic surgeon, right? तो कोलोनोस्कोपी में कई लोग ऐसे होते हैं 6-7 दिन से इनको पॉटी नहीं आई होती, तो हम क्लीन करते हैं उसे, नहा धो के, पूजा पाठ करके, सुबह 9 बजे जाके हम ये काम करते हैं. तो हम मेडिकल स्वीपर हैं, मतलब वी आर poop doctors. So for us this is bread and butter. So I can explain you very well. No. So you are comfortable to see this on a plate? Yeah, this is clay. I get in the morning, I get at least 15-20 WhatsApp photos of patients sending potty of different color. कि सर ये आया, सर ये आया, सर मैंने राजमा खाया था, वो देखो ऐसे कैसा आ गया, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सर देखो टमाटर आ गया, सर भिंडी आ गई. तो used to it, ma'am. I showed him WhatsApp also in the morning. I got it. So for us it is a part of life, and for us it is bread and butter, and this makes us what we are. So we should not look down upon a medical sweeper like us. Not at all. I am not looking down upon. But again, I look down upon Indians for the obsession for poop they have. So this is a variation of normal stool, the Bristol stool chart. सब कुछ normal है? No, सब कुछ normal नहीं है, spectrum है.
ब्रिस्टल 1 is hard stool pellets, अलग अलग, ये वाला कॉर्नर वाला. सबसे पहले, ये वाला. ब्रिस्टल 2 is pellets, not separate but जुड़े हुए. 3, 4, 5 is formed stool. This is formed stool. तो आप देख रहे हैं ये एक तरह से क्लोज हुए जा रहा है. एंड देन दिस इज 6, दिस बिकम 7. हमने ये हेल्प से बनाया था फॉर लूज लिक्विड स्टूल. तो हमने बोला था 3 तरह का आईबीएस होता है. सो 1 and 2 is IBS-C. Constipation. 3, 4, 5 is around normal. 6, 7 is IBS-D. क्योंकि IBS एक गट की प्रोलिफिक जानलेवा बीमारी नहीं है, इसलिए मैं फॉर ऑल पेशेंट्स ये बताता हूँ, ये स्केल अप्लाई करने से पहले आपको फंक्शनल बाउल डिजीज होनी चाहिए, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से हिस्ट्री अच्छे से ली होनी चाहिए और 4C वाले टेस्ट हुए होने चाहिए. और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आपको बताने की कि आपको एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जरूरत है कि नहीं है, इंडिकेटेड. खुद से ब्रिस्टल स्टूल स्केल अपने पे अप्लाई मत करिएगा. ये एक स्पेसिफिक जीआई डिजीज के पेशेंट्स पे एप्लीकेबल है, जिसको डायग्नोज करने के, मतलब आपको ऐसे स्टूल आ रहे हो, आपको कोलॉन कैंसर हो, तो ये स्टूल एप्लीकेबल नहीं है. अब आपको कोलॉन कैंसर है, आप आईबीएस डायग्नोज बना के बैठे हैं और आप मर जाते हैं, तो इसमें डॉक्टरी गलती नहीं थी ना. इंडिया में एक मैम देखो क्या है ना, एक कूल फैक्टर है कि कॉर्पोरेट अस्पताल लूटते हैं, डॉक्टर लूटते हैं, पर मरीज अपने आप को खराब कर रहे हैं ये सब करके, खुद से डायग्नोसिस बना के गूगल करके, वो किसी को याद नहीं आता. पर दैट इज फाइन, वी टेक द what do you call the bullet in our chest, but that is fine. But actual problem ये है कि ब्रिस्टल स्टूल स्केल बताते हुए जो डिस्क्लेमर है वो जरूरी है, बहुत ही स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है, और इसी वेरिएशन में हमारी पूरी लाइफ निकलती है जब तक हमें अंदर मेजर बीमारी नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है. सपोज आपको टाइप 1 टाइप 2 है. सपोज करिए आप सुबह उठती हैं और ऐसी पॉटी आती है आपको 1 और 2, मेरे को, आपको, किसी को भी, ये पॉटी हमें निकालने में दिक्कत होगी. हमें क्या लगेगा, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं जोर, राइट. अब इसके बहुत सारे कारण हैं. इंडिया वाज नेवर अ लैंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अगर आप 50 साल पहले जाएंगी, मुझे इस पार्ट ऑफ इंडिया का नहीं पता, बट मैं आपको नॉर्थ का बताता हूँ, फार्म्स आर वेरी कॉमन. तो एक कॉमन चीज़ थी, डेवलप होते होते टॉयलेट्स बने घर में, इंडियन टॉयलेट्स बने, फिर वो वेस्टर्न बने, फिर हर रूम के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम आने लगा. तो ये डेवलपमेंट का पार्ट था. बट आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले ऐसा नहीं होता था. गांव में लोग सुबह उठते थे, एक मग या बॉटल में पानी लेके खेत में जाते थे. सो इट वाज नेवर अ लैंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन. वी हैव अगेन गॉन डाउन ऑन फाइबर एंड हाइड्रेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी. 3 things which a farmer always used to do, and 3 things which were never present in the West. We have taken the good and the bad from the West, and this is the result. So what happens? And so again, so if you look at the large intestine, so large intestine has 4 or 5 major parts. जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, तो आप ही किसी बंदे ने मुझे पूछा अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो मैंने बताया था जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है वहाँ से सीकम शुरू होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स होता है. और अपेंडिक्स बीमारी नहीं होती, इट्स अ नॉर्मल स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी. सीकम के साथ असेंडिंग कोलॉन होता है, असेंडिंग कोलॉन के साथ ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ डिसेंडिंग कोलॉन होता है, डिसेंडिंग कोलॉन के साथ सिग्मोइड कोलॉन होता है. ये 5 पार्ट ऑफ कोलॉन हो गए. अपेंडिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोलॉन, वो अलग से है. एंड सिग्मोइड कोलॉन रेक्टम के साथ जुड़ा होता है. अभी रेक्टम और सिग्मोइड जो है वो अक्यूट एंगल पे होता है. इसको सीधा होना पड़ेगा स्टूल पास करने के लिए. ये नेचुरली किस पोजीशन में सीधा होता है? इंडियन टॉयलेट, स्क्वाटिंग पोजीशन. So you're saying that Indian toilets are better For constipation, yes. So for our patients who are well-to-do, not well-to-do, Western toilets are not a big thing today. They are everywhere, right? What we ask them to put a stool beneath their feet. So what you're doing is you are creating a semi-squatting position squat-like position in a Western toilet. So I'm not saying bad to it. These are natural things which have been followed since centuries in our country, with development and with Achhe Din, with Google and with everything. It has changed with the advent of social media and everyone being a doctor. And I day to day I have at least 2 patients who teach me medical science, and I have reached that level that I say, okay, you are correct, please go, agla wala dekhne do. So we have reached that level, so that's okay. So there has to be a negative to that. There are a lot of positives of social media, but you can't have the cake and eat it too. So that's a negative. So you understand what I'm saying?
So the three natural components, lifestyle components of to treat constipation are there. I am sure you remember by now. Water, hydration, fiber, And movement. and movement. Okay. Then comes your position, where your angulation of rectum and sigmoid has become straight. And then comes your phone, your distraction, your anxiety. Because somewhere your screen time on social media increases your anxiety. I'm very clear about it. Yeah, absolutely. Overthinking is a part of anxiety. You are thinking about problems which will never come your way. That is a part of anxiety. You might not be anxiety disorder, but you are becoming an anxious personality. Anxious personality will lead to IBS. IBS can be constipation, diarrhea. And we are talking about all these types. So again, one long-term impact. Now what you're doing with 1 and 2 is you're straining. What happens is, I was telling one of your team members, I'll tell you very clearly. आपने सुना है खाना देख के यार मुंह में पानी आ गया. What is the exact scientific basis of मुंह में पानी आना? ब्रेन पे सिग्नल गया, डाइजेस्टिव जूस ऑल ओवर द बॉडी आर सिक्रेटिंग क्योंकि रेडी हो रहे हैं टू डाइजेस्ट द फूड. Wonderful. Absolutely correct in science. It is called the cephalic phase of salivation. Right? खाना देखते ही आपकी इंटेस्टाइन मूव करने लगती है. The natural movement of the intestine is called peristalsis. What is it called? Peristalsis. Peristalsis. आपने कुछ लोगों को सुना होगा मेरे पेट से आवाजें आ रही है. वो पेरिस्टाल्सिस है, वो नॉर्मल है, वो बीमारी नहीं है, डोंट वरी. कुछ लोगों से ज्यादा आती है, कुछ लोगों से कम आती है. पतले लोगों में ज्यादा आती है. ऑब्वियसली उनके पास आवाज रोकने का समान नहीं है, तो ज्यादा आती है, तो दिक्कत नहीं है. अब ये पेरिस्टाल्सिस चल रही है. क्या होता है मैम? ये प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस कहलाती है. एंटिसिपेशन में एक सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है. आपने खाना खाया, जहां जहां खाना पड़ा उसके आगे इंटेस्टाइन रिलैक्स करी पीछे से. ऑब्वियसली एक इधर से इधर मूवमेंट कैसे होगा? तभी तो होगा जब ग्रेडियंट बनेगा. फिजिक्स बायोलॉजी किसी में डाल लो इसको तो वो बनता है. अब बन रहा है, आपने पानी नहीं दिया, आपने फाइबर नहीं दिया, आपने मूवमेंट नहीं करी, तो आपके पास सामान नहीं है, मूवमेंट इंटेस्टाइन की हो रही. अब आप क्या कर रहे हो? आप जोर लगा रहे हो. स्ट्रेनिंग. आपने जोर लगाया, अब आपको अगर अभी मेरे को फील हो रहा है कि मुझे पॉटी जाना है, पर मैं अगले 15 मिनट पॉडकास्ट खत्म होने से पहले आपने बोला कि डॉक्टर साहब 15 मिनट बाद चले जाना ना यार, खत्म करके जाऊँ, मुझे बच्चों के पास जाना है, तो मैं 15 मिनट रोक पाऊंगा. क्यों रोक पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास वॉलंटरी कंट्रोल है एक सिस्टम का एनस में, जिसे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बोला जाता है, जिसको मैं टाइट भी कर सकता हूँ एकदम रोकने के लिए कि नहीं मुझे पॉटी जाना है, मुझे जाने दो. अब जब मैं गया पर सिस्टम इतना टाइट था कि मैं जोर लगा रहा हूँ. इस जोर लगाने से क्या होता है? मैं एक दिन उठता हूँ और मैं देखता हूँ यार मुझे तो ऐसी आनी चाहिए थी, इसमें तो ब्लड है. अब ब्लड देख के मैं साइक आउट हो जाता हूँ. अब मैं क्या करता हूँ? मैं फोन उठाता हूँ, गूगल खोलता हूँ, लिखता हूँ ब्लड इन स्टूल कोलॉन कैंसर. फिर क्या हुआ? आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास गए और उसने बोला कि आपको पाइल्स हुआ है, हिमोरॉइड्स हुआ है, क्योंकि आपने जोर लगाया. द अगेन पॉइंट इज, ये आपको पाइल्स डेवलप हुआ है ड्यू टू स्ट्रेनिंग अगेंस्ट अ क्लोज स्फिंक्टर ड्यू टू हार्ट स्टूल्स. So this is the pathophysiology of development of piles. Piles are normal vascular structures which develop with straining. So what is the treatment of piles? आप बताइए. आप Softening of stools. Okay. What is the way to soften stools? Laxatives, fiber, No, water. movement, water, fiber, then laxatives. अब आपने laxatives का नाम लिया मैम, तो laxative abuse भी बहुत कॉमन है इंडिया में. बहुत कॉमनली हमारे दादाजी कायम चूरन खाते रहते हैं, इसबगोल खाते रहते हैं. तो laxatives दो तरह के होते हैं, कायम चूरन की तरह के और लैक्सेटिव की तरह के, और इसबगोल की तरह के. जो कायम चूरन की तरह के हैं उन्हें बोला जाता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स. वो क्या कर रहे हैं? आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं इंटेस्टाइन. अगर मैं एक घोड़े को या गधे को मारता रहूं तो घोड़े को समझ आ जाएगा दौड़ना है, पर एक दिन तो घोड़ा भी थक जाएगा. तो आपकी जो घोड़े वाली इंटेस्टाइन थी जो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, वो भी थक गई. एटोनिक कोलॉन हो गया आपको. तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं है. एक मेडिकल टर्म होती है, मेलानोसिस कोलाई बोला जाता है. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो ये पेशेंट्स को बहुत कॉमनली होती है क्योंकि कायम चूरन में सेना होता है, अगेन एन आयुर्वेदिक सॉल्ट विच कैन कॉज दिस प्रॉब्लम. बट इसबगोल भी एक आयुर्वेदिक सॉल्ट है, नेचुरल है. वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, लाइक लैक्टोलोज, लाइक सम थिंग्स यू यूज, लाइक मिल्क फॉर अ लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन. ये क्या करता है? वाटर को खींचता है, बल्क वाटर को खींचता है और बल्क बनाता है. सो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स आर सेफर. So if you want to remain natural, not take medicine, isabgol in the long term will not cause problems. But Kayam Chura in the long term will cause problems. Dr. Shubham, okay, now I understand normal and I understand it's a spectrum. Okay, I also understand that a lot can be done while you are in the spectrum at home by drinking water, movement, adding fiber, etc. and managing even position. आप ये बताइए कि हम डॉक्टर के पास कब आए? क्या है रेड फ्लैग्स जिनका हमें ध्यान रखना है कि हाँ अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल.
मैं आपको क्लियर कट 3 रेड फ्लैग बता देता हूँ, जो आपको बताते हैं कोई बीमारी पल रही है। आपको 3 से 4 बार से ज्यादा बिल्कुल वाटरी स्टूल आ रहा है पेन एब्डोमेन के साथ। ओके। दूसरा, आपको ब्लड आ रहा है स्टूल में, या तो पॉटी येलो है, ब्लड लाल है, जिसे कहते हैं ब्लीडिंग पर रेक्टम, टप टप करके गिर रहा है, राइट। दूसरा, पॉटी के साथ मिक्स लाल ब्लड आ रहा है। और तीसरा, आपको ब्लैक स्टूल आ रहा है, मेरे बाल जैसा, आपके बाल जैसा, बिल्कुल ब्लैक टारी स्टूल, फाउल स्मेलिंग, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल सप्लीमेंट इनटेक। स्पेशली आयरन। उस पे आऊंगा। इन द वेरी इंपॉर्टेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल सप्लीमेंट इनटेक, राइट। ये 3 रेड फ्लैग है मैम। ठीक है। ठीक है, इन 3 में आपको आना है। अब क्या होता है, इतना OTC, ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल कंजम्पशन is the biggest scam in India because we do it to ourselves, so we have no one to blame. जो हमारे घर के फूफा जी होते हैं, सबसे पहले वो दवाई बताते हैं, उसके बाद केमिस्ट बताता है, उसके बाद डॉक्टर आता है, जब तक 2-4 एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो चुका होता है मेरा बैक्टीरिया, राइट। तो ये क्या होता है कि सपोज 2 सिस्टर्स हैं घर में, और एकदम से एक सिस्टर की स्किन और हेयर ट्राया के प्रोडक्ट्स खा के बहुत बढ़िया हो गई। तो सिस्टर ने पूछा क्या लिया, तो जैसे मेरी वाइफ ने बोला कि ट्राया के ये प्रोडक्ट्स लेना, मैंने देखे भी नहीं, मैंने कहा ले आऊंगा, कोई नहीं। तो अब वो सपोज उसके बाल बहुत अच्छे हो गए, 6 महीने बाद मैंने बोला मुझे भी अच्छे कर दे यार, मैं भी थोड़ा सुंदर हो जाऊंगा, तो मैंने भी खा लिया। अब मुझे ब्लैक स्टूल आ रहा है, अब मुझे तो नहीं पता उसमें क्या है, पर उसमें आयरन हो सकता है, दैट विल कॉज अ फॉल्स रेड अलार्म, राइट। सो दैट्स व्हाई यू से एनी सप्लीमेंट, क्योंकि जनरली सप्लीमेंट, डॉक्टर और कोई भी हेल्थ वाली चीज अच्छी वो होती है जो सामने वाले को अच्छी करती है। कि उसने बोला था अच्छा डॉक्टर है, डिग्री एम्स से हो कहीं से हो, वो अच्छा नहीं बनाता, पर उसने बोला था अच्छा डॉक्टर है, क्यों अच्छा है, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनता है, राइट। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट इंटेक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन की। यहीं पे मेरे सामने डॉक्टर्स बैठे होते, तो मैं आयरन सप्लीमेंट भी 3 तरह की बात करता। आयरन सुक्रोज का अलग इफेक्ट है, आयरन मैलिएट का अलग इफेक्ट है, जेक्टोफर का अलग इफेक्ट है। So these 3 things we should go meet a doctor. Yes, any day. These are absolute red flags, man. Absolute, very very big red flags. Because suppose आपको नॉर्मल डायरिया हुआ, आपने नॉर्फ्लॉक्स TZ खा लिया, 99% डायरियाज में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले ही वो डायरियाज वायरल होते हैं। 90 to 95% ऑफ द इन्फेक्शियस डायरियाज आर वायरल डायरियाज, राइट। वायरल डायरिया में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, और रिकवरी के लिए आपको गुड बैक्टीरिया चाहिए। एंटीबायोटिक आपके गुड बैक्टीरिया को मार रहा है, तो और खराब एक्चुअली तो दही खाना था आपको, अगर आपको घर पे डायरिया ठीक करना है। वायरल डायरिया और सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस, व्हाई यू नीड टू सी अ डॉक्टर? टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इंड्यूस्ड acute kidney injury, फॉर पोस्ट एंटीबायोटिक रिकवरी विद प्रोबायोटिक्स। व्हाट इज द बेस्ट प्रोबायोटिक? कर्ड। दही खाओ, पानी पियो, यस, नारियल पानी पियो, ध्यान रखो। और जो डॉक्टर आपको नॉर्फ्लॉक्स TZ डायरिया के लिए दे, उसको दोबारा मत दिखाइए। जो O2 आपको दे, उसको दोबारा मत दिखाइए। बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं सर मैंने एक नॉर्फ्लॉक्स TZ खाई, मैंने एक O2 खाई, मैंने ये वाला एक खाई, मैं ठीक हो गया। मैंने कहा उसको इफेक्ट आने में 18 घंटे लगते हैं यार, तो 4 घंटे बाद ठीक कैसे हुआ? मेरी वाइफ कहती गला खराब हुआ, एजिथ्रोमाइसिन खा लूं? वो एक अलग ही तो मैंने कहा भाई खा ले, बाद में जब किडनी खराब होगी तो मेरे को मत बोलियो, डायलिसिस कराने तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो कहती ना तुम दवाई खाते हो ना खाने देते हो, कैसे डॉक्टर हो तुम? मैंने कहा वी आर द वेलनेस डॉक्टर्स, द एक्चुअल एलोपैथिक वेलनेस डॉक्टर्स who are going to make you healthy. लेट्स से मैं शुगर भी ले रही हूँ, चाय भी ले रही हूँ, कॉफ़ी भी ले रही हूँ, ढंग से सो भी नहीं रही हूँ, सब गड़बड़ कर रही हूँ, और मेरा गुड बैक्टीरिया बहुत कम है, बैड बैक्टीरिया बहुत। मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स होंगे? पहली तो प्रॉब्लम्स आपने गिनाई दी मैम। स्लीप खराब है आपकी, आपकी डाइजेशन खराब है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, आप इरिटेबल बहुत हो रखे हैं, मेंटल हेल्थ तक बिल्कुल आप इरिटेबल बहुत हो रखे हैं। आपकी जो 4 स्फीयर्स ऑफ लाइफ मेडिकली हम कहते हैं, सोशल, पर्सनल, लीगल, सारे खराब हो गए हैं। पॉइंट इज दैट यू आर टॉकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज मेडिकली अ सेरोटोनिन इम्बैलेंस। लेट्स से मैं आज से डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये ठीक करना है, बिल्कुल। इज इट पॉसिबल टू रेक्टिफाई दिस? It is 100% possible to rectify this, and it is rectifiable. You have only spoilt it, and only you can. You means the person, not you. हाँ, Not so मेरे हाथ में सब कुछ है, बिल्कुल। मैंने खराब किया है, मैं सही कर सकती हूँ। कितना टाइम लगेगा एक इंसान को उसकी गट के बैक्टीरिया को रिकवर करने में? लेट्स से एंड आई एम श्योर इट विल बी सब्जेक्टिव बट अरेंज, लेट्स से मैं आज से वो सारी चीज करूंगी जो आप मुझे आज इस एपिसोड पे सिखाओगे, और मुझे मेरी गट बैक्टीरिया सही करनी है। तो मैम एक तो लाइफस्टाइल है ये, सो इट्स नॉट लाइक टाइम, इट्स लाइक लाइफस्टाइल। जैसे यस, आप कमाओगे तो खाओगे, आप खाना लेके आओगे बनाओगे तो खाओगे, ये उस पे है। खाना नहीं लाओगे, नहीं आएगा घर पे तो नहीं बनेगा।
काम पे नहीं जाओगे सैलरी नहीं आएगी। उसी तरह ये लाइफस्टाइल है। सबसे पहले स्टार्ट मूविंग। मूवमेंट इज अ चॉइस। लिफ्ट यूज करनी बंद करिए, ब्रिस्क वॉकिंग की आदत डालिए। 10,000 steps of brisk walking is the most natural thing anyone can do. You don't need time for a gym. You don't need to spend extra money. You don't need a personal trainer. Please take care of your plate. Lose weight. Because the minute you start gaining weight, it's a vicious cycle. You are consuming simple carbohydrates in excess. You are having those stress cravings in the midnight when your system is the slowest, where it is meant to rest by the nature, right? 2 बजे आप फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करके क्या खा रहे हैं वो आप ही को पता है, और आप सुबह उठ के अपनी पहली मील में अपना पूरा दिन खराब करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, किसका मुंह देख के उठा था, प्लेट का मुंह देख के उठे थे आप। आप उठे, आपने सबसे पहले चाय कॉफ़ी पी, आपने कुछ उसके पहले नहीं पिया, उसके बाद आपने जो हम कहते हैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की लाइफ में द 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स ऑफ इंडियन ब्रेकफास्ट। जैसे आप मुंबई आएंगे तो वड़ा पाव खा लेंगे सुबह, नॉर्थ में होंगे पंजाब में होंगे तो आलू के पराठे बटर लगा के खा लेंगे, आप गुजरात में होंगे तो जलेबी फाफड़ा खा लेंगे, आप इंडिया में कहीं भी होंगे तो मैदे वाले बिस्किट चाय में चीनी डाल के ले लेंगे, डिप करके रस ले लेंगे। आप मम्मी अच्छी हैं तो आप फ्लेवर्ड पैकेज्ड कॉर्नफ्लेक्स दे देंगे मैदा सुबह सुबह बच्चे को। तो ये 5 किलर ऑफ द गट हैं आपके। इसी की जगह सुबह उठ के 1 गिलास पानी ले, 200 ml 300 ml, उसमें आधा नींबू निचोड़े, अगर आंवला डाल सकता है डाले, ल्यूकवार्म वाटर में पिए, नॉर्मल वाटर में पिए, बस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुबह उठ के चाय पीने में आपकी गट के लिए क्या प्रॉब्लम बताइए मेरे, क्यों दिक्कत है खाली पेट चाय कॉफी पीने में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने में क्या दिक्कत है? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन प्रॉब्लम? आई थिंक इट इज समथिंग टू डू एम्प्टी स्टमक में जो एसिड्स वगैरह होते हैं और One. वो चाय घुसकर। दूसरा मान गया वो मैं, एसिडिटी acidity, करता है, हाँ ब्लोटिंग जी। करता है। दूसरा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी कि मैं कह रहा हूँ चाय पी के आप 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करते तो भी ठीक था, सिर्फ खाली पेट पीने की बात नहीं है, उससे एसिडिटी हो सकती है, हाँ। बट आपने ब्रेकफास्ट भी किया उसके बाद। मैम अभी भी जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वो कहते हैं हमारी अभी भी एक वेजिटेरियन सोसाइटी है या सूडो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है। मेजॉरिटी ऑफ द नॉन वेजिटेरियंस आर व्हाइट मीट ईटर्स। यस यस। प्लांट बेस्ड आयरन की अब्जॉर्प्शन पहले ही कम होती है, ठीक है, एंड कॉफी एंड टी में कैटेकिन्स होते हैं जो आयरन अब्जॉर्प्शन को और कम करते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं, आप आयरन वैसे ही लूज कर रहे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप आयरन नहीं आ रहा आपकी और बॉडी सुबह में, चाय पी रहे तो हैं, आपकी स्किन की ग्लो चली गई, आपके बाल गिरने लग गए, सारी परेशानी बाल गिरने लग गए, आप इरिटेबल रह रहे हैं, आपको कमजोरी, वीकनेस, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी सब हो रही है। आप डॉक्टर के पास गए, आपका हीमोग्लोबिन 7 था, और जिसके बाल गिरते हैं आप कभी पूछेगा, मेडिकल लैंग्वेज में इसमें पाइका या जियोफेजिया कहते हैं। इन लोगों को मिट्टी खाने का बहुत मन करता है, इनको बारिश में मिट्टी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इट इज़ अ सिम्टम। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिम्टम है। हम किसी पेशेंट से पूछते हैं आपको मिट्टी खाना अच्छा लगता है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बताया नहीं अपने हस्बैंड को। आपको कैसे पता? मेरे को पता है ये बात, क्योंकि इट इज़ अ सिम्टम। सो दीज आर कॉमन मिस्टेक्स विच वी आर डूइंग, राइट? सो इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं, वेजिटेरियंस को, कि आप दाल खाते हैं ना, उसमें नींबू निचोड़िए। वाई? बिकॉज विटामिन सी, नेचुरल विटामिन सी, आंवला, जिसको मैं कह रहा हूँ खाली पेट नींबू और आंवला, विल इंक्रीज योर आयरन अब्जॉर्प्शन। एंड इंडिया इज अ जेन्युइन प्लेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। यस, स्पेशली वुमेन। या डॉक्टर शुभम, एज अ डॉक्टर मेरे किचन में मैं क्या इजी एक्शनेबल सिंपल चीजें बदल सकती हूँ मेरी फैमिली को हेल्दी बनाने के लिए? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मैम, आप कोई भी ऑर्डर करना बंद करिए बाहर से खाना, जो कमर्शियल फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह बन रहा है, और सारी हेल्थ कुकिंग में जाती है। आप सेम फाइनेंसिस से एक कुक रखिए जिसको आप रेगुलेट करिए वो कैसे बना रहा है। अगर आपने कुक रख के भी रेगुलेट नहीं किया और वो एक्सेसिव कुछ भी यूज कर रहा है खाने में, तो वहीं पे आपने सेम गलती कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑयल कौन सा यूज हो रहा है। 2 तरह के ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल एंड कोल्ड प्रेस ऑयल। रिफाइंड ऑयल इज अ कंप्लीट नो कमर्शियल, कोई भी कमर्शियल रिफाइंड ऑयल है वो लिखा हुआ मिल जाता है, चाहे वो ब्रांड्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन कॉलिंग फॉर है, जो भी है, ये हमें बंद करना है। हमें जो ऑयल है, ऑयल है, ये सब जो रिफाइंड ऑयल्स हैं हमें नहीं लेने हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल्स, क्लासिकल, इफ यू कैन अफोर्ड ऑलिव ऑयल, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। कभी भी ऑयल को रीयूज नहीं करना है। आप ये लिख के ले लीजिए, कोई भी कमर्शियल रेस्टोरेंट है, कोई बहुत ही ज्यादा क्वालिटी और बहुत ही ज्यादा पैशनेट ओनर होगा तो बात अलग है, नहीं तो ऑयल रीयूज हमेशा होगा जब मुझे कमर्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो, ठीक है। जहां पे ऑयल रीयूज होने लगता है वहां पे
दिक्कत है ही है. दैट इज द मोस्ट पोटेंट किचन सब्सटेंस विच कैन कॉज कैंसर. सो हमें ऑयल रीयूज नहीं करना है, ओवरहीट नहीं करना है, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना है और सिंगल यूज के बाद डिस्कार्ड करना है. चाहे मैं खाना बनाऊं, मेरी वाइफ बनाए या कुक बनाए. ठीक है. दूसरा, जो भुजिया है, जो बहुत ही कॉमनली कंज्यूम होती है, गुजरात, राजस्थान साइड, मुंबई साइड बहुत ज्यादा होती है, नॉर्थ में भी होती है, हमें भुजिया को रिप्लेस करना है रोस्टेड मखाना से या फिर पीनट्स से हमें. और अगर मैं खुद अपने तवे पे पीनट्स को रोस्ट कर सकता हूँ, उसमें प्याज डाल के और खीरा डाल के, फाइबर और प्रोटीन का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है फॉर अ वेजिटेरियन. रिप्लेस कर रहा हूँ. तीसरा, फ्लेवर्ड सारे योगर्ट्स, फ्लेवर्ड कर्ड्स मुझे हटाने. मुझे दही घर पे जमाना है, उस दही में कुछ मुझे फ्रूटी ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ. दही में चिया सीड्स ऐड करने हैं, बहुत बढ़िया है, प्रोबायोटिक और फाइबर का बॉम्ब है वो आपके गट के लिए. उससे बढ़िया मतलब आप मेरे को आके थैंक यू बोलोगे ढूंढ के, क्योंकि आपको एक पैसा नहीं लग रहा है इसमें. जो दूध आप फेंकने वाले हो, मैं उसी को फर्मेंट करके कर्ड बनाने को बोल रहा हूँ, और चिया सीड्स रात को भिगो के सुबह कर्ड के साथ खाने को बोल रहा हूँ. और तीसरा, आपने हर तरह की सॉसेस को डिस्कार्ड करना. प्रिजर्वेटिव्स, शुगर, सब सॉस, टोमेटो केचप, मेयोनीज, सब डिस्कार्ड करना. इनमें एक चीज मुझे थोड़ी बेटर लगती है, अगर मैं उसका वो कवर अच्छे से पढ़ रहा हूँ और जो कवर पे लिखा है वही हो इंडिया में, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पीनट बटर टू अ लिमिट कैन बी यूज्ड. बटर टू अ लिमिट आई हैव नो इश्यूज. चीज टू अ लिमिट आई हैव नो इश्यूज. बल्कि आई थिंक चीज के साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि चीज की मार्केटिंग नहीं हुई है ढंग से. नाउ पनीर 100 ग्राम्स में एवरेज 250 किलो कैलोरी होती है, 20 ग्राम फैट होता है, 18 ग्राम प्रोटीन होता है. 100 ग्राम पनीर में खा रहा हूँ एज अ वेजिटेरियन, अच्छा है. अब मैं 100 ग्राम चीज को कंपेयर करता हूँ. अब बहुत सारे चीज में सवाल आते हैं, प्रोसेस्ड है नहीं है. मैं प्योर चीज की बात कर रहा हूँ, अनप्रोसेस्ड चीज की. 100 ग्राम में एवरेज 400 किलो कैलोरी होती है, 33 ग्राम फैट होता है, 25 ग्राम प्रोटीन होता है. तो चीज आपका कैलोरी बॉम्ब है, गुड फैट का बॉम्ब है, और प्रोटीन भी ज्यादा दे रहा है. तो अब आप हेल्थ फ्रीक हैं और आपको वेट लूज करना है, मतलब जिसको वेट लूज करना है उसके लिए पनीर बेटर है. और ऑन दी अदर फॉर्म, जहाँ पे हमारे बच्चों के साथ मैलनरिशमेंट हो रही है, उनको अगर हम कुछ दे पा रहे हैं तो दवाई से ज़्यादा बेटर चीज़ है. क्योंकि ऑब्वियसली कैलोरी जिसको चाहिए, जो मैलनरिश्ड है, जो अंडरवेट है बच्चा, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ उनके लिए बेटर है. तो ये चीज़ें डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड मैं बहुत बड़ा फैन हूँ चिया सीड्स का, जो मैं कंज्यूम करता हूँ कर्ड के साथ सुबह विद लेमन. क्या करता है कर्ड एंड चिया सीड हमारे? मैम, चिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर्स, ओके, राइट. एंड ओवरनाइट हम उसे अगर सोक करके कंज्यूम कर रहे हैं, सो इट बिकम्स अ वेरी गुड फाइबर फॉर्म. मुझे साथ में प्रोबायोटिक्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको कर्ड के साथ मिक्स करता हूँ. तो मैं कर्ड खाता हूँ थोड़ा सा, 2 एग्स खा लेता हूँ, और लेमन वाटर इज माई फेवरेट, मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट फेवरेट. तो इसके कॉम्बिनेशन में मेरा पूरे हफ्ते का ब्रेकफास्ट इसी कॉम्बिनेशन में होता है. विद कर्ड इज माई डेवलपमेंट टू ऐड प्रोबायोटिक्स इन द मॉर्निंग विद फाइबर and protein in eggs, which gives me a very high form of energy in the morning with a lot of satiety for a long period of time. So even if I am not able to have lunch because of a lot of patients, or I am operating in the operation theater, I don't get irritable because I have that amount of calorie load in my system. तो वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हो जाता है. पर चिया सीड्स में दिक्कत क्या है, कहाँ पे दिक्कत स्टार्ट होती है? कुछ फीमेल्स का बीपी कम रहता है. अब वो हेल्थ के चक्कर में अपने जिम वाले को सुन के खाने तो लग जाते हैं, पर चिया सीड्स में पोटेशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो उसका बीपी को और कम करती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रही है. ठीक है. दूसरा, चिया सीड्स आर वेरी गुड फॉर पीपल विथ थिक ब्लड. तो सपोज आप एस्पिरिन या आपके हार्ट में स्टेंट डला हुआ है और आप ब्लड थिनर्स पे हैं, तो ब्लड थिनर से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं चिया सीड्स. तीसरा, आप हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे. अब चिया इज अ वेरी बिग फाइबर लोड. अब आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो चिया सीड्स आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देंगे, जिससे आप वैसे ही जूझ रहे थे. तो आप हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर रहे, राइट. और चौथा, चिया में पोटेशियम भी है, फॉस्फेट्स भी हैं, ऑक्सलेट्स भी हैं, तो किडनी स्टोन का रिस्क अगेन बढ़ाता है. तो हाइड्रेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. और सिमिलरली अगर आपको किडनी इश्यूज या किडनी स्टोन्स हैं, तो आपको चिया देख के लेना चाहिए. तो इट इज अ सुपर फूड, इट इज अ सुपर पावर, इट इज अ फाइबर बॉम्ब, बट these 4 people need to take care. Got it. So now we know what to change in the kitchen. We know what to add, what an ideal breakfast plate looks like. Dr. Shubham, ये मोदी जी ने मोरिंगा को जो इतना फेमस बनाया है, as a gastroenterologist,
व्हाट इज योर से, क्या कोई फायदा है इसे डेली लेने का, एंड हाउ वुड यू रेकमेंड अस टू टेक इट इफ इट्स एक्चुअली दिस गुड? So, ma'am, Sri Narendra Modi is definitely the best salesman the world has ever seen. Yeah, right? absolutely. So, and the best salesman is a person who does not only sell something but takes care of the quality. तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो ये साउथ इंडिया में बहुत कॉमनली यूज है, और सांभर में ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं जी, बहुत बिल्कुल। कॉमनली यूज होता है. तो इसका जो मैम अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मोरिंगिन है. इट इज अ स्टेबल आइसोथायोसाइनेट, और ये आपकी गट लाइनिंग को सूद करता है, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और कुछ बिटर रिसेप्टर्स या मोटिलिटी रिसेप्टर्स आपके इंटेस्टाइन्स में होते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है. तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल होता है. इस्टेब्लिश्ड रिसर्च है जो बताती है ये एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी अल्सर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है. तो फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में डैमेज कर बनते हैं उनको स्कैवेंज करता है. ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन विटामिन ए का है, विटामिन सी का है, कैल्शियम का है, पोटेशियम का है. और ये बहुत कॉमनली जो हमारी कंट्री में एक प्रैक्टिस है कि मेरे को 2 बार लूज टूल आया तो मैंने नॉर्फ्लॉक्स TZ खा ली, O2 खा ली, जो इसके बाद आपके गुड बैक्टीरिया मरते हैं और उससे आपको दिक्कत होती है. पोस्ट एंटीबायोटिक रिकवरी में भी दिस इज हेल्पफुल. बहुत अच्छा है. और ये अगेन एक फाइबर बॉम्ब है. मतलब ये जो इंडिया में जैसे वेस्टर्नाइज हो रही है हमारी डाइट, फाइबर की जो कमी है उसे बहुत अच्छे से मेकअप करता है. और हमारे जैसे नाइव लोग वो जब साउथ इंडियन खाना खाते हैं तो सांबर में से इसको हटा देते हैं कि ये क्या है. इट इज अ डेफिनेट सुपर फूड, and it is even more helpful to your gut than maybe chia seeds also. Wow. So you have shared 2 superfoods here, moringa, chia seed. Are there any other superfood that you would recommend? So I as to a person people? want to be affordable to Hmm. the people I am talking to. So I won't be talking about avocados here. I won't be talking about quinoa much here, though they are very good if you can afford, कोई डाउट नहीं है. बट बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है. तो नॉर्मल चॉकलेट में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी शुगर होती है. तो अगर आप किसी भी तरह उस एक्वायर्ड टेस्ट को डार्क चॉकलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली विद कोकोआ मोर देन 70%. सो 70 to 85% इज द स्वीट स्पॉट. बट इसमें मैम बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है 70 to 85% कोकोआ वाली रेंज में, जिनको पॉलीफिनॉल्स और फ्लैविनॉइड्स बोला जाता है. ये लाइक मोरिंगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. और एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल्स जो सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, कैंसर करते हैं, अल्सर करते हैं, गट डैमेज करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं. और दूसरी चीज़, ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जो ब्लड थिक हो रहा होता है उसे थिन करते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं. तो आपका ब्लड फ्लो हार्ट को, ब्रेन को बहुत ज़्यादा होता है, आपकी अलर्टनेस बढ़ती है. और डार्क चॉकलेट में कैफीन भी ऐड होती है, तो आप स्टिमुलेटेड भी रहते हैं, थोड़ा अलर्ट भी रहते हैं. तो डार्क चॉकलेट बिकम्स अगेन अ सुपर फूड. वाओ, दिस वाज अ कंप्लीट सरप्राइज. मैंने सोचा नहीं था कि डार्क चॉकलेट के भी फायदे हैं. बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं मैम. डार्क चॉकलेट इज अ जेन्युइन सुपर फूड. तो मेरे लिए अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेशेंट से बात करते हुए. बिकॉज जितना मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इट हैज़ टू बी नॉन कमर्शियल. एब्सोल्युटली. हमें लोगों को हेल्दी रखना है और बीमार लोगों को हेल्दी बनाना है. तो ये हेल्दी रखने के तरीके हैं. एक और सुपर फूड बताता हूँ मैं आपको, आंवला, जो पहले ही बोल रहा था. विटामिन सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर सब्सटेंस. विटामिन सी. आंवला से ज़्यादा विटामिन सी किसी चीज़ में नहीं है. आंवला के बाद संतरा, संतरे के बाद अमरूद. ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का. अगर आप इतने सुपर फूड्स के बारे में जानते हैं, आपको किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं है. आप सारे न्यूट्रिशनिस्ट को जाके अनफॉलो कर सकते हैं. और इतना जानते हैं, घर में फॉलो करिए. घर में फॉलो करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए. जब तक आप नेचुरल रहें और जब तक आप लो कॉस्ट अपने घर पे मेंटेन करें, दैट इज द मेन हेल्थ. डॉक्टर शुभम, इतनी सारे अच्छे खाने की बात की हमने, राइट? हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. आप मुझे, लेट्स प्ले अ क्विक गेम, राइट? आई विल मेंशन अ ऑर्गन, आप बताइए वर्स्ट फूड फॉर दैट ऑर्गन एंड द बेस्ट फूड. हार्ट के लिए मैम बेस्ट फूड, आपके लिए हार्ट के लिए बेस्ट फूड है बेसन चीला या मूंग दाल चीला या रोस्टेड मखाना. वर्स्ट आपकी आलू भुजिया. आलू भुजिया, ओके. बिल्कुल. दिवाली का टाइम अभी गया है तो आई थिंक एकदम रेलेवेंट वो है वार्निंग. लिवर के लिए वर्स्ट फूड इज फ्रूट जूस फॉलोड बाय अल्कोहल. बेस्ट फूड ब्लैक कॉफी. व्हाई ब्लैक कॉफी? कॉफी में तो कैफीन होता है. Black coffee is the only substance which has research which can be more effective than medicine in dissolving liver fat.
ओ सो जिन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो उनके लिए ब्लैक कॉफी यस मैम, बट यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब रील काटते हैं ना हमारे टीम वाले, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा के जो मतलब Hook. आई कैचिंग हुक है उसे पकड़ लेते हैं. सो द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर इज वेट लॉस विद डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल. सो जो हम डाइट की बात कर रहे हैं, ये सब हमने जो बात करी है फैटी लिवर का ट्रीटमेंट है अभी तक जो हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं. फिर जो एक्सरसाइज है 150 मिनट से 240 मिनट ऑफ मिक्सचर ऑफ एरोबिक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो सेकंड स्टेप. तीसरा ब्लैक कॉफी. पर मिथ्स इतने हैं कि ब्लैक कॉफी से मुझे एंजाइटी होती है, ब्लैक कॉफी से मुझे नींद आनी बंद हो जाती है, ब्लैक कॉफी से मेरा बीपी बढ़ जाता है. बड़ी सिंपल बात है, ब्लैक कॉफी एक अक्वायर्ड टेस्ट है. किसी ने भी अल्कोहल का भी टेस्ट करी है, वो अच्छी नहीं थी, वो अच्छी लगती रही. फिर वो थोड़े पैसे कमाता है, फिर वो बात करता है ये वाली मॉल्ट अच्छी है, सिंगल मॉल्ट अच्छी है, अच्छी है, वो अच्छी है. किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, सब जहर है. इस तरह ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है, जिसमें फ्लैविनॉइड्स हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है. आप लो डोज से टाइट्रेट करिए. मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ 2 सिप पीजिए बस 10 दिन के लिए. 11वें दिन 4 सिप पीजिए. आपको डर लगता है 4 बजे के पहले पीजिए कि नींद खराब ना हो, और सिर्फ 2 सिप पीजिए. 11वें दिन 4 सिप, 21वें दिन 6 सिप, 31वें दिन 8 सिप. ऐसे करते करते जहां तक आप कंफर्टेबल हैं वहां तक पीजिए. 3 से 4 कब तक पहुंचते हैं, बहुत बढ़िया. नहीं पहुंचते कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी कॉफी का सैशे उठाइए, आपका जो चाय का पतीला होता है उसमें पानी डालिए, उसमें कॉफी डालिए, उबालिए और पीजिए. उसको फ्रिज में रख दीजिए. आइस्ड ब्लैक कॉफी बना दीजिए. दूध मत डालिए, चीनी मत डालिए. आपका लिवर आपको चिल्ला चिल्ला के थैंक यू बोलेगा. नॉट हैविंग ब्लैक कॉफी इज स्टिल बेटर विद नॉट हैविंग अल्कोहल. बट इफ यू थिंक यू विल हैव अल्कोहल एंड यू विल ड्रिंक ब्लैक कॉफी और आपको लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. ये चरणामृत नहीं है. सो द वर्स्ट फूड फॉर लिवर इज फ्रूट जूसेस एंड अल्कोहल. द बेस्ट फूड इज ब्लैक कॉफी. सुपर्ब. आईज. Eyes. The worst food is refined sugar for your eyes. Diabetes is the most common cause of blindness in the world. Right. The best food would be carrots, beta carotene, vitamin A. The most common cause of blindness in children is vitamin A deficiency. So carrots or any other source of vitamin A, banana, but carrots. For me, carrots. Brain. Brain. The worst food is refined vegetable oil, which we have talked about. The best food is your dry fruit with a brain structure, which is walnut. Kidney. Ma'am, so potato is your friend and enemy of kidney. So French fries is the worst food for your kidney, and what do you call sweet potato would be the best food for kidneys. Oh wow. So Boiled sweet potato. skin के लिए भी बताइए. Skin के लिए worst is smoking and alcohol. The worst. Yeah. Best is green leafy vegetables. Egg with egg yolk. The best. Hair. Egg, protein. Egg is the best food for your hair. Best food. Your grilled chicken, very good for hair. Your seafood. अगर आप प्रॉन्स खाते हैं, फिश खाते हैं और उसे फ्राई ना करें, तो आपके हेयर, आपकी स्किन, आपको मतलब वो बिल्कुल स्किन आपके निकल के आपको पीछे थपथपाएगी कि वेल डन. डॉक्टर शुभम, हमारी कंट्री में हर चीज़ के लिए हम सेलिब्रिटीज़ की तरफ देखते हैं. वी गेट सो इन्फ्लुएंस्ड विद व्हाट दे आर वेयरिंग, व्हाट दे आर डूइंग. सो इन दिस वर्ल्ड, what do you think celebrities play a role in health and nutrition? How do they influence us, and is there anything we can learn from them? Yes, we can learn from them that if you have an influence, you should do anything for money if you want to learn that. But I think it is a very bad example to set for the next generation. तो पर positives negatives हर इंसान में है, तो celebrities में भी हैं. तो अक्षय कुमार साहब बोलते हैं 7 बजे के पहले डिनर करना चाहिए. अनुष्का शर्मा भी बोलती हैं, श्रद्धा कपूर भी बोलती है. मैं अग्री करता हूँ, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है. बिल्कुल जितना जल्दी हो पाए. टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हमारे एंशियंट टाइम से चल रही है. सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सनराइज और सन सेट के बीच में हमें खाना चाहिए. बिल्कुल ट्रू है. देखिए, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो दिन में हमें वेरिएशन देती है, सर्कैडियन रिदम. तो डेफिनेटली हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और जैसे ही हम डिनर लेट करते हैं उसके बाद सोते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं. बहुत हमारे डाइजेशन स्लो हो गई है रात को. हम खाना खाते ही लेट रहे हैं, तो हमें रिफ्लक्स बढ़ रहा है. हम ज़्यादा टाइम जो बॉडी को हीलिंग का रात का टाइम है, फास्टिंग का, नेचुरल फास्टिंग जो स्लीप की बनी है, उसको दिक्कत दे रहे हैं. तो स्लीप इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं. तो अगर हम 6-7 बजे के पहले खा लेते हैं और हम उसके बाद अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और अगले मॉर्निंग में 7-8 बजे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो हम नेचुरल हीलिंग ऑफ 12 आवर्स रख रहे हैं. तो इसमें मैं इन 3 सेलिब्रिटीज से एग्री करता हूँ. बट फिर अक्षय कुमार जी एक दिन उठते हैं और इसी मतलब कौन सा वो
टोबैको का ब्रांड है, उसके लिए डिस्गाइज मार्केटिंग कर देते हैं इलायची बोल के, और उनको आपका सबसे बड़ा एक और स्टार है जो पता नहीं इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है, शाहरुख खान है शायद उनका नाम, और एक और हैं अजय देवगन, जो मतलब देखने से जिनकी स्किन बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो नॉट अ वेरी गुड सेलिब्रिटी टू फॉलो दैट वेज, गुड एक्टर एनीवेज, बट वो तीनों मिलके आपके बच्चों को कैंसर कराने की तरफ चल जाते हैं, तो नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर देम टू सेट। सिमिलरली कार्तिक आर्यन सेल्फ मेड बंदा है, डॉक्टर फैमिली से आता है, तो मेरे को पसंद है, बट कहते हैं मैं शुगर नहीं लेता, फिर फैंटा के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो आलिया भट्ट मैडम कपिल शर्मा शो पे आती हैं और बोलती हैं कि मैं शुगर नहीं लेती, फिर फ्रूटी या पता नहीं माजा के एड में पहुंच जाती हैं। तो आई थिंक जब ये लोग इतने सेल्फिश हैं, पैसा देख रहे हैं सिर्फ, तो हमें इतना बड़ा ब्लाइंड फैन नहीं होना चाहिए कि हम जो बोलें वो करें। सो वी टेक द गुड, लीव द बैड। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप सही चीज़ों को देखिए, और वो जिस तरह दिख रहे हैं वो सिर्फ कोई क्रीम लगा के या कोई चीज़ करके नहीं है, वो उनकी मैम पर जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, ये जानने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। हाँ, वो बात भी है। ठीक है, मतलब अभी इंडिया क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई, तो विराट कोहली साहब 6-7 महीने बाद पब्लिक अपीयरेंस में आए, तो एक पैच ऑफ बॉल्डनेस नज़र आ रहा था बीच में। तो एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई कि वो जो ब्लैक वाटर पीते हैं 4,000 रुपये पर लीटर, वो स्कैम है या इफेक्टिव नहीं है, इनके तो बाल जा रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता, जब विराट कोहली साहब आके बोलते हैं कैमरा पे कि मैं 3 साल से सेम मील खा रहा हूँ, मैं वीगन बन गया हूँ, अच्छी बात है, बट मैं कितना उसे फॉलो करूँ, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि ये बोलने के, अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के करोड़ों में पैसे ले लेता है, तो वो बोलने के भी ले सकता है। तो आई हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट से पूछिए और फिर फॉलो करिए। बट एक्सरसाइज करना बुरा नहीं है, ईगो लिफ्टिंग ना करिए, कमर्शियल वे प्रोटीन्स मत लीजिए, नेचुरल एक्सरसाइज करिए, नेचुरल बॉडी वेट रहिए, पुशअप्स मारिए, स्क्वाट्स मारिए, बैंड से शोल्डर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, सूर्य नमस्कार करिए, आई एम गुड विद इट। जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए, मिक्सचर ऑफ एरोबिक्स एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, आई एम गुड विद इट, एब्सोल्युटली गुड विद इट। इस ये जानने के लिए और ये बताने के लिए मुझे सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी की रिलायबिलिटी नहीं पता। अब मैं आपको बोल रहा हूँ वेजिटेरियन हूँ, आपने तो यूट्यूब देखा मेरा, कभी आपने आया खाना खाया मेरे साथ, पता लगे ना हूँ मैं फिर। What is a good plate according to a gastroenterologist? हर एक प्लेट को जो आप खा रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक प्रोटीन सोर्स मेरे को चाहिए, वो पनीर के फॉर्म में हो सकता है, वो टोफू के फॉर्म में हो सकता है, वो चीज़ के फॉर्म में हो सकता है, वो एग्स के फॉर्म में हो सकता है। एग्स जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे 2 से 3 होल एग्स चाहिए। मूंग दाल चीला हो सकता है, ओके। आप होल व्हीट पराठा जो सुबह खाते हैं, उसकी जगह आप रागी, ज्वार या बेसन और व्हाट डू यू कॉल मूंग दाल चीला, ये एक आपको चाहिए, राइट। आपको एक कोई सोर्स ऑफ विटामिन सी भी चाहिए, राइट। अगर आप किसी भी फॉर्म में लेमन ऐड करते हैं अपने सैलेड में, जो आप सैलेड ऐड कर रहे हैं, तो सैलेड एंड लेमन बिकम द पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट फाइबर। सो प्रोटीन, फाइबर। आई एम आस्किंग यू टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ टेबल शुगर forever. For a good life, for any kind of happiness you get out of sugar is even worse than alcohol medically. What is sugar doing? Like क्यों as a हमारे गट में जाके वो क्या कर रहा है? आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आज मैं। मैम देखो, पहले तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी फॉर्म ऑफ फूड आप खा रहे हैं, उसके 2 चीज़ें आपको समझनी है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड। ठीक है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है कि अगर मैं 100 ग्राम उस चीज़ के खाऊं, तो कितना % उसका पार्ट मुझे शुगर स्पाइक देगा। ये तो आपने अमाउंट डिसाइड कर दिया। सपोज किसी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, गेहूं प्योर व्हीट इज 69-70, तो 100 ग्राम गेहूं पे 70, तो मैं 500 ग्राम खाऊं तो 70/100 × 500, ठीक है जी। ये होता है ग्लाइसीमिक लोड। ओके। तो कुछ चीज़ों के ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होंगे, बट आप इतना खा लेंगे ग्लाइसीमिक लोड बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें एक तो क्लियर हो गई हमें कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स हमें पता होना चाहिए चीज़ का, और बहुत इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से 60 के बीच में वो हेल्दी है, 65 के ऊपर दैट स्टार्ट्स बिकम अनहेल्दी, एंड मिनट इट गोज अबव 75 यू हैव टू वर्क ऑन द पोर्शन। मतलब हम खुशी के अगेंस्ट नहीं है। कभी आपने थोड़ा बहुत कुछ मीठा खा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने दिवाली आई और 20 काजू कतली एक बार बैठ के खा ली ना। आधी खा लो, एक खा लो, बस हैप्पी दिवाली। अगले दिन एक और बार खा लेना, अगले दिन एक और बार खा लेना। 20 मत खाओ, 2 खा लो। अरे बहुत बड़े शुगर क्रेविंग हो रही है, 3 खा लो, पर 3 से ज़्यादा तो मत खाओ।
आप बंगाली, आपको रसगुल्ला पसंद है, आप हफ्ते में एक बार खा लो। हर रोज खाने के बाद आप चीनी भी खाएंगे, रसगुल्ला भी खाएंगे, आप फिर वो संदेश भी खाएंगे, तो फिर मतलब उन बंगाली बाबा का तो हम क्या कैसे ठीक करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो ये चीज हो गई। दूसरा, अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज टाइप ऑफ शुगर, ग्लाइसीमिक लोड इज अमाउंट अमाउंट। ऑफ तीसरा, शुगर जब ब्रेक डाउन होती है तो दो तरह की मेजर शुगर बनती है हमारे इंटेस्टाइन में, एक है ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है हमारी भाषा में। इसको समझाता हूं मैं। सेकेंडरी का मतलब किसी की मदद, एक्टिव मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट, मतलब सोडियम की मदद से एटीपी यूज होता है और ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा है, तो थोड़ी एनर्जी लग रही है। और ये ग्लूकोज बॉडी का हर सेल यूज करता है, ओके, फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट, हर सेल यूज करता है। और जब ये एक्सेस में होने लगता है तो ये लिवर में स्टोर होने लगता है फैट के फॉर्म में। ओके, जो भी आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्म इसमें टूटा। दूसरा है फ्रक्टोज। अब इसको जो ग्लूकोज कह रहा हूं उसको SGLT1 बोलते हैं, सोडियम ग्लूकोज लाइगैंड ट्रांसपोर्टर 1। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, मतलब कुछ एनर्जी लग रही है। फ्रक्टोज GLUT5 से अब्जॉर्ब होता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ? एक मेम्ब्रेन है, यहां ज्यादा हुआ तो इस तरफ चलेगा, फिल्टर की तरह, कोई एनर्जी नहीं लगी एकदम से। और फ्रक्टोज बॉडी का हर सेल यूज नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट लिवर में जा रहा है और फैट में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे बताइए फ्रक्टोज किस चीज में मिलता है? डेली, डे टू डे। तो ऐसी क्या चीज है डे टू डे लाइफ में जो फैटी लिवर हमारे बच्चों को करवा रही है? चॉकलेट्स, बिस्किट्स? नो, इट्स कंसिडर्ड वेरी हेल्दी इन द इंडियन सिनेरियो। गुड़? नो, डेट्स? नो, जूसेस। जूसेस, अच्छा। जूस का जो अच्छा पार्ट था फाइबर, वो आपने निकाल दिया। और प्योर चीनी, शक्कर, फ्रक्टोज आपने दे दिया, जिसको कोई मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं चाहिए, वो इंटेस्टाइन में गया, अब्जॉर्ब हुआ, लिवर में गया, फैट बना। सीधा सीधा। ये पाथवे है उसका। ग्लूकोज का पाथवे बिल्कुल अलग है, फ्रक्टोज का पाथवे बिल्कुल अलग है। अब आप किसी इंसान को बोलो कि हेल्दी, सर मैं तो ना इस ब्रांड का ये वाला पैकेज जिसमें प्रेजर्वेटिव भी है, प्रेजर्वेटिव की गलती नहीं है, तो आप जहर में और जहर डाल रहे हो, बट आप घर पे बना रहे हो, तो आप प्योर सिंपल भाषा में चीनी ही ले रहे हो और फैटी लिवर को बुलावा दे रहे हो। तो मैं क्यों बोल रहा था कि अल्कोहल से फैटी लिवर होने में फिर भी टाइम लगेगा, बट मैं 15 दिन भी अगर फ्रूट जूस हर रोज कंज्यूम करने लग जाता हूँ तो ना मुझे भूख लगी, ना मेरी भूख मिटी, ना मुझे एनर्जी मिली, वो लिवर में फैट में कन्वर्ट हुआ और मुझे उसके बाद दोबारा भूख लगी। समझ रहे? चीनी अल्कोहल से भी ज्यादा खराब है एक तरह से, मैम, वी कैन नॉट से, बट हाँ मतलब इक्वली अगर डोज में हम देखें और जिस तरह से हमारी सोसाइटी में चीनी कंज्यूम होती है, क्योंकि चीनी मुझे लगता है कि परसेंटेज में जितने लोग अल्कोहल पीते हैं उससे ज्यादा लोग चीनी लेते होंगे, और जो अल्कोहल लेते हैं वो तो चीनी ले ही रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का बार्ले, मतलब अल्कोहल भी एक तरह की चीनी ही है। सही सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक आपका ये कंडीशन, कंटेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अक्वायर्ड हैबिट्स हैं मैम। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। क्या क्या खाती हैं नॉन वेज में? मैं फिश, चिकन, मटन, एग, सब Okay. कुछ खाती हूँ। हफ्ते में कितने दिन आपके घर में नॉन वेज बनता है? मेरा हर डिनर नॉन वेज होता है, वेरी गुड। क्योंकि मैं अबाउट 100-110 ग्राम्स पर डे प्रोटीन खाती हूँ। तो आप वर्कआउट भी करती हैं? हाँ जी। आपका वेट कितना है? मेरा वेट अभी 65 है। और हाइट कितनी है? 5'6". यूर एब्सोल्युटली आइडियल वेट, मतलब आप 2-3 किलो भी गेन भी कर सकते हो फॉर योर, बट यूर एब्सोल्युटली आइडियल वेट एंड योर प्रोटीन इनटेक इज गुड इफ यू आर वर्किंग आउट। नहीं, थैंक्स टू व्हाट द हेल्थ मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, 2 साल से कर रही हूँ। बहुत जरूरी है मैम, आप अप्लाई भी कर रहे हो। एप्लीकेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। कमिंग टू द मेजर थिंग, तो प्रोटीन इनटेक हमारी प्रॉब्लम है। शुगर इनटेक को मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह रेगुलेट करना है। अब हम बात करते हैं, तो फ्रूट जूस मैंने काट दिया आपकी प्लेट से। हाँ जी। तो हमारी प्लेट हम डिवाइड कर रहे थे, 2/3 में मुझे प्रोटीन, फाइबर, आपके वेट के हिसाब से फैट और सिंपल कार्ब्स मुझे काटने हैं, चीनी, और अगर मुझे साथ में ऐड करना है तो खाने से 2 घंटे के गैप में मैं फ्रूट्स ऐड कर सकता हूँ, पर होल फ्रूट फाइबर के साथ। यस, केला। केला is the best Indian fruit ever. Yes, so apple a day keeps the doctor away is underrated. Semi-myth in front of a banana. I think a banana a day actually keeps the doctor away. Super good for your skin, super good for your gut, super good for your hair, very good for your bowel movement, and बल्कि कच्चा केला थोड़ा बेटर है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की नज़र से, बिकॉज इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ वेरी हीलिंग, एंड एप्पल का भी कोई मैच नहीं है मैम। बट फ्रूट्स के साथ में एक और चीज़ आती है, पेस्टिसाइड्स।
3 kinds of pesticides are very common: DDT, कार्बोमेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं. तो फ्रूट्स के साथ मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, और मैं भी ये देखता हूँ कि मैं सीजन में खाऊं. अगर मुझे आम खाना है, मई जून जुलाई बहुत है. मेक सेंस. और डायबिटीज वाला आम ना खाए. अगर कोई तरीका है भारत में जो सबसे पुअर न्यूट्रास्यूटिकल बाउंड्रीज हैं, जहाँ पे FSSAI जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कौन चलाता है उनको, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी चल रहा है. तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स वुड बी बेटर. एंड द ओनली यूज ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इज नॉट इन माई बॉडी, इज टू गेट रिड ऑफ द पेस्टिसाइड ऑफ द फ्रूट्स. Right, the only use of apple cider vinegar is outside the body. And it's to get rid of the pesticides, or maybe rinsing very well of the fruits, but not with detergents. So मतलब डिटर्जेंट से आपने कर दिया, दूसरा केमिकल ऐड कर दिया. तो मतलब Correct. मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जो इतनी टॉक्सिक ना हो, But फिर जो भी फ्रूट्स को ठीक कर pesticide. दे, पर इतनी टॉक्सिक हो शरीर में ना जाए. तो वो एप्पल साइडर विनेगर है. Interesting. So fruits को, सब्जियों को यस, पानी आई थिंक में यस यस, डाल के अच्छे से रिंस हो, धोएं. एप्पल साइडर विनेगर में निकलें, और सीजनल हो, और कोल्ड स्टोरेज के थ्रू ना गई हूँ. और ऑब्वियसली अगर आउट ऑफ सीजन खाएंगे हम, तो लेडी फिंगर आउट ऑफ सीजन ना खाएं. मतलब कोल्ड स्टोरेज क्या है, जो सीजनल है वो सीजन में खाएं. केला एवरग्रीन है, कभी खाएं. और थोड़ा सा कच्चा खा लें, हरे वाला, तो मतलब आपकी गट आपको थैंक यू बोलेगी. Dr. Shubham, I really want to understand about gluten and lactose intolerance, क्योंकि बाहर के देशों में बहुत लोगों को अवेयरनेस होती है, अरे मुझे दूध सूट नहीं होता या मुझे ग्लूटेन नहीं सूट होता. मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, माई मॉम इज़ अ डॉक्टर, तो उनके लिए दूध पीना बहुत ज़रूरी था. शी इज़ 1 जनरेशन अबव मेडिकल फ्रेटर्निटी, राइट. उन्होंने मुझे रोज़ दूध पिलाया, रोज़ स्कूल जाके मैंने उल्टी की है. और मैं कहती थी, मम्मा असेंबली में उल्टी हो रही है. नहीं, दूध तो पीना ही पड़ेगा, कैल्शियम कैसे मिलेगा, हाइट कैसे बढ़ेगी, ऑल ऑफ दैट. इवेंचुअली एज एन अडल्ट आई लेफ्ट लैक्टोज, आई लेफ्ट ग्लूटेन, एंड आई फेल्ट मच यू आर बेटर. ग्लूटेन फ्री. मोस्टली मेरे को ग्लूटेन सेंसिटिविटी टेस्ट में कहीं आई नहीं है, बट डेज आई कंज्यूम ग्लूटेन वर्सेस डेज आई डोंट कंज्यूम ग्लूटेन, आई फील बेटर. तो मैं अपने आप, जैसे मेरा मंडे टू फ्राइडे घर पे जो खाना बनता है उसमें हम वीट नहीं यूज़ करते चपातियों में, हम रागी, ज्वार, बाजरा या राइस होगा. हाँ, कभी सैटरडे संडे बाहर खाने गए और कुछ खा लिया, तो ये नहीं है कि मुझे कोई तकलीफ हो जाती है. सो आई वुडेंट इवन से दैट आई एम ग्लूटेन इनसेंसिटिव और ग्लूटेन सेंसिटिव. I'll put a gray area there that I feel more comfortable without gluten. So ma'am, popular and unpopular opinion, right? See, I told you 4 tests. So fourth one was celiac serology, right? Celiac serology में 3 टेस्ट होते हैं जिनको मोटा मोटा बोलते हैं IgA एंटीबॉडी टू टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज. शायद ट्राई में भी आप करते हो, आप इतने अच्छे से काम करते हो. IgA एंटीबॉडी टू एंडोमाइसिल एंड सीरम IgA लेवल्स. 1% इंडियन पॉपुलेशन को सीलियाक डिजीज होती है. डेटा है 2010 में एम्स से पब्लिश हुआ था. 1 in 100. ठीक है, 150 करोड़ इंडियंस में 1%, बहुत बड़ा नंबर. 15 करोड़ हो गया. 15 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ हो गया. फिर भी काफी बड़ा नंबर हो गया, राइट. अगर आपको प्रूवन सीलियाक डिजीज है, दैट इज द ओनली साइंटिफिक ग्लूटेन इंटॉलरेंस नोन. एक एंटिटी है जिसे नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं, कि आपको सीलियाक डिजीज नहीं हो, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, उसको भी प्रूव करने के तरीके हैं. प्रॉब्लम शुरू हुई कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स स्टार्स ने, जब ये बोलने लग गए कि हमारी पावर और स्टैमिना ग्लूटेन फ्री की वजह से था. सबसे पहले ये चीज बोली थी एक बहुत ही पॉपुलर टेनिस प्लेयर है, इसका नाम है नोवाक जोकोविच, जो शायद रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द एक्चुअल गोट बन चुका है. ही इज ग्लूटेन फ्री विदाउट हैविंग सीलियाक डिजीज. ठीक है. दूसरे हमारे विराट कोहली साहब, ठीक है, ही इज ग्लूटेन फ्री एंड वीगन. अब मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट होके ये जानना चाहता हूं कि उनके कितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कितने शेफ हैं, कितने पैसे की उनकी डाइट आती है, और किस तरह वो एक्चुअली करते हैं, और कितना पार्ट मार्केटिंग का है इसमें. इससे ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है मैम. वेस्ट में सीलियाक डिजीज इतना नहीं है जितना नोवाक जोकोविच ने ग्लूटेन फ्री डाइट को प्रमोट कर दिया है. ठीक है, इंडिया में विराट कोहली साहब ने कर दिया है. ना विराट कोहली इज अगेन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जहां तक क्रिकेट है कोई दिक्कत नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स कहीं होंगे, बट ही इज जनरली अ ग्रेट ऑफ द गेम. बट द पॉइंट इज ग्लूटेन फ्री होना इज अ पेज 3 स्टेटस, बिकॉज इट बिकम्स एक्सपेंसिव एनी डे. क्यों, मुझे बताइए. आप अगर रागी, ज्वार, बाजरा की बात कर रहे हो, उसका कारण कुछ और है, वो मैं मानता हूँ. हाँ.
वो मानता हूँ, बट ग्लूटेन सेंसिटिविटी हमारे नहीं है। गाँव में, हमारे देश नहीं मैम, में बट व्हीट में भी कॉम्प्लेक्स फाइबर है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है पर ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे नॉर्मल रोटी पसंद है, देखिए मैम, रोटी काटना ग्लूटेन फ्री में आप रागी बाजरा करने लगते हैं, बट आपको अब हम टेस्ट पे आ जाते हैं। आपने टेस्ट आप डेवलप कर लिया, आपने ब्लैक कॉफी पिलाने की बात करो, नहीं हम नहीं टेस्ट, बाजरा की आपने टेस्ट रोटी। डेवलप कर लिया, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ, बट अगर आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज को करने की, आप लिमिट में कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। हाँ, फेयर, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। ठीक है, मैं हर रोज रोटी नहीं खाता, मैं राइस ईटर हूँ नॉर्थ इंडिया में होके भी, बिकॉज ऑफ अगेन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे लगता है मेरा ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड मेंटेन रहता है, बट मैं ग्लूटेन सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बड़ा हुआ हूँ मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खा के, नॉर्थ इंडियन बच्चा हूँ पूरा। आलू के पराठे दही और बटर के साथ, ये हमारी स्टेपल डाइट है नॉर्थ इंडिया में, कमिंग फ्रॉम अ हिमाचली पंजाबी बैकग्राउंड, मतलब वो मिक्स है, बियॉन्ड द पॉइंट। बट आई वुड नॉट आस्क अ पेशेंट टू बिकम ग्लूटेन सेंसिटिव, ग्लूटेन फ्री. It would any day not be correct as a doctor unless and until you are celiac disease और नॉन celiac gluten sensitivity, जो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। दूसरा, 60% से ज्यादा लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं इंडिया में। 60? हाँ, अलग अलग एज पे आते हैं। दो तरह की लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस और सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। बट क्या है मैम, देखिए, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ, वो टूटता है तभी अब्जॉर्ब होता है। तो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। नहीं, सुनिए, आपकी इंटेस्टाइन जितनी लंबी है उसमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सेल्स में, जिन्हें विलाई बोलते हैं, VILLI। विलाई में कुछ एंजाइम्स होते हैं और एक एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नाउ विद एज it is seen that lactase decreases in all individuals all over the world. It is more commonly seen in North Indians than Indians, and Indians other than other what do you call geographical socioeconomic strata or geographical in people in other geographies. Indians में ज्यादा है। तो जब एक लेवल के नीचे लैक्टेज गिरता है तो लैक्टोज टूट नहीं पाता है और आपको दूध पीने से ब्लोटिंग होती है, डायरिया होता है। अब दूध छोड़ देते हैं, आप ठीक रहते हैं। सबसे बेसिक टेस्ट इसे जानने का होता है स्टूल पीएच। पीएच इज द एसिडिटी लेवल। जब भी स्टूल आपका एसिडिक होने लगता है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस इज द रीजन जनरली फॉर दैट। एंड बहुत सारे लोग विलफुली, जैसे मुझे याद है, मैं छोटा था तो मैं दूध पीता था, तो मम्मी पापा चाय पीते थे, तो मैं उनसे पूछता था आप चाय क्यों पीते हो, तो मम्मी कहती थी मुझे ना दूध भाता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग कि मैंने दूध नहीं भाता, मतलब पंजाबी में जैसे बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं दूध नहीं भाता, उसका मतलब है कि आई एम सॉफ्ट लैक्टोज इंटॉलरेंट विदाउट इन्वेस्टिगेशन। Doesn't suit me. Yeah, doesn't suit me. So these are two things which need your and my discussion for the population. But I would not ask you to be gluten totally free unless and until told to you by a gastroenterologist, and there is no medicine which is effective in gluten sensitivity, which is celiac disease classical. The only treatment for celiac disease is gluten-free diet. Avoid. And the only reason for non-response in celiac disease is non-adherence to gluten-free diet, because that is a tough thing to do. This is again a line from our textbooks. Let's jump to fatty liver. Yes. आपने बहुत बार fatty liver की बात की। क्या होता है fatty liver and why is it so dangerous? Because मैं stats देख रही थी, 40% of Indians have fatty liver. मतलब कम से कम 50 करोड़ लोग हमारे आजू बाजू फैटी लिवर लेके घूम रहे हैं, एंड इट्स इवन मोर कॉमन इन किड्स। 35% was the stat that kids have fatty liver. I also know people in my extended family who have it, but I don't see a scare around it. Is it actually a silent killer, like how it's called? And what is it that we should be aware of around fatty liver? सिंप्लीफाई करते हैं मैम इसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है। फैटी लिवर, लिवर पे फैट, ठीक है। मेडिकली आपके थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लिवर सेल्स जो होते हैं उनको हमारी भाषा में हिपैटोसाइट्स बोला जाता है। इन टोटल में से जब 5% से ज्यादा में फैट डिपॉजिट हो जाता है तो इसको फैटी लिवर बोला जाता है मेडिकली, ठीक है। इट इज नॉट अ स्केयर मेडिकली, इट इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन इन दिस स्टेज। दिस इज स्टेज 1 ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर के 4 मेजर कारण होते हैं समाज के लिए, जनता के लिए। रेयर कारण हमारे लिए छोड़ दीजिए। मोटापा, इंडियन बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 27, सबके लिए नॉर्मल। आपका मैक्सिमम वेट आपकी हाइट इन सेंटीमीटर से 100 कम होता है। सबसे पहला ओबेसिटी, मोटापा।
फूड डिलीवरी एप्स, जूसेस, रिफाइंड ऑयल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? मुझे सोचना नहीं पड़ रहा क्या खाना है, कहाँ से मंगाना है, सबसे पहला। दूसरा, अगेन मोटापे से रिलेटेड बट समाज को जानने के लिए, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, इंडिया का गढ़, द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया। तीसरा, हम सबका दोस्त, हम सबका दुश्मन, हम सबका जहर, शराब, दारू, अल्कोहल। सबसे बड़ा मिथ, बियर शराब नहीं होती। जो भर के बियर ड्रिंकर्स हैं हमारे कॉर्पोरेट वाले, अल्कोहल। और चौथा, इंडिया में बहुत कॉमन है, आपके सामने इतना कॉमन नहीं आएगा, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी। तो ये 4 कॉमन कॉज हैं फैटी लिवर डिजीज की। तो हमने ब्रेक कर दिया फैटी लिवर क्या होता है, इसके कॉमन कारण क्या है। अब इसके सिम्टम क्या है? इसका कोई सिम्टम नहीं है। आई माइट हैव फैटी लिवर बट सिम्टम नहीं है, मैं फिट हूँ, मुझे खाना ठीक से खा रहा हूँ, नींद बढ़िया आ रही है, एक्सरसाइज बढ़िया कर रहा हूँ, ओवरवेट हूँ, डायबिटीज फैमिली हिस्ट्री है, 40 साल के ऊपर हूँ, तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, सिम्टम नहीं है, डिजीज स्टेजेस में बढ़ रही है। सबसे पहले नॉर्मल लिवर से फैटी लिवर, मतलब लिवर पे फैट 5% से ज्यादा आ गया, पर लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ एबनॉर्मल नहीं है और लिवर पे कोई इंजरी नहीं है, इसको कहते हैं फैटी लिवर। ठीक है। स्टीएटोसिस, मेडिकल टर्म फॉर फैट लेडन लिवर सेल्स। ओके। स्टीएटो हेपेटाइटिस, नेक्स्ट स्टेज। स्टीएटो हेपेटाइटिस को ब्रेक करते हैं, स्टीएटो फैट, हेपा लिवर, आइटिस सूजन, फैट से होने वाली लिवर पे सूजन, स्टीएटो हेपेटाइटिस। ओके, दिस इज स्टेज 2। या सो नॉर्मल लिवर, स्टेज 1 फैटी लिवर, स्टेज 2 स्टीएटो हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस तक ये रिवर्सिबल है, स्टेज 3 जो हम बोल रहे हैं, स्टेज 4 में इरिवर्सिबल। तो आपकी बॉडी के ग्रेट ग्रैंडफादर लिवर साहब है, इनको आप चांटे मारो घुमा घुमा के, ये खुश रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। आपने 1000 चांटे मार दिए, अब उसने बोल दिया कि एक भी और मारा 1001 पे मैं गुस्सा होऊंगा और मानूंगा नहीं। तो 1001 चांटा पड़ते ही ये गुस्सा हो गए, इसको बोलते हैं सिरोसिस, स्टेज 4। अब आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, ये इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ लिवर डिजीज है। ठीक है, उसके पहले तक ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है, इतना रिजिलियंट ऑर्गन है, इतने सारे फंक्शन करता है और प्यार मोहब्बत से, बिना आवाज किए मार खाता है आपके अल्कोहल की, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, मोटापे की, डायबिटीज की, शुगर, सबकी मार खाता है चुपचाप, पर एक दिन आंसू निकलता है, वो फिर वापस नहीं जाता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लिवर आपको साइंस नहीं देता, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो स्टेज 4 के बाद आता है एक्चुअल डेंजर एरिया ऑफ लिवर कैंसर। लिवर सिरोसिस एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है लिवर कैंसर का, जो एक बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही मेजर ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग और अगेन एडवांस्ड केसेस में मिलता है, जिसमें मेजॉरिटी में हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते। तो ये हो गया। अब आते हैं किसको टेस्ट कराना है, कौन एट हाई रिस्क। फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज in your parents are high risk from 30s. Any person whose BMI is more than 27 or his weight is more than 100 minus height in centimeters. Any family history or personal history of diabetes. कोई भी मेल जिसके अम्बलाइकस नाभि के लेवल पे 38 इंच 38 इंच से ज्यादा सर्कमफ्रेंस है, या कोई भी फीमेल जिसका अम्बलाइकस पे 34 इंच से ज्यादा सर्कमफ्रेंस है, वो। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिवर कैंसर, ये हाई रिस्क है। ये 5 लोग हैं जो एट हाई रिस्क। सबसे बेसिक 2 टेस्ट। तो एलएफटी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये ऊपर से बताऊंगा, मुझे कोई उसके इंट्रिकेसीज में नहीं जानता। बिलिरुबिन जॉन्डिस कहलाता है, पीलिया, आंखें पीली, यूरिन पीला और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्किन पीली। उसके बाद आते हैं इंजाइम्स, एसजीओटी, एसजीपीटी पॉपुलरली कहा जाता है, एएलटी, एएसटी। ये स्टीएटो हेपेटाइटिस में बढ़ने लग जाते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं, यू नीड अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन। जब तक ये नॉर्मल है, आपको कोई सिम्टम नहीं है। और दूसरा इजीली अवेलेबल टेस्ट अल्ट्रासाउंड पेट का। इसमें 3 ग्रेड होते हैं फैटी लिवर के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये ग्रेडिंग होती है। आपको अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है फैटी लिवर, पर एलएफटी नॉर्मल होता है तो आप स्टेज 1 में है, मोटा मोटा। आपको अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर दिखता है, आपका एलएफटी डिरेंज्ड है, एसजीओटीपीटी बढ़ा हुआ है, तो आप स्टेज 2 में है, मोटा मोटा।
टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, अवेयरनेस के लिए, Hmm. ठीक है। स्टेज 3 के लिए पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जो अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, जिसे फाइब्रोस्कैन बोला जाता है। Okay. बहुत वाइडली अवेलेबल टेस्ट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। Hmm. नॉर्मल लोग इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहिए। Hmm. और इसको अगर आप कराते हैं तो ऑन प्रोफेशनल कंसल्टेशन एंड असेस्ड बाय अ प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट। Hmm. ये 3 टेस्ट हैं जो आपको सब कुछ आपके लिवर के बारे में बता सकते हैं। और चौथा आपका प्लेटलेट काउंट। Hmm. So the first thing to drop or get deranged in a significant liver disease is your platelet count. Okay. नॉर्मल प्लेटलेट्स के साथ सिग्निफिकेंट लिवर डिजीज, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस नहीं होता। Hmm. आपके LFT से भी ज्यादा अर्ली आपको प्लेटलेट बताते हैं। ये मैं आपको एक ऐसी चीज बता के जा रहा हूँ जो आपको कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही बता सकता है, आपको MD मेडिसिन लेवल तक भी नहीं पता होगा। Hmm. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर दी नॉर्मल टेस्ट विच वी कैन डू। Okay. Now, all these people who are in fatty liver, right? And we know that 40% of Indians, adults out there have this, right? Let's talk a little bit on वो घर बैठे कैसे ठीक करें? मैम समरी है जो हमने अभी तक बात करी है, वेट लॉस। और अगर आपका वेट नॉर्मल है और आपको फैटी लिवर है तो फैट लॉस, इंच लॉस। So सब कुछ जाके उसी चीज पे एंड हो जाती है कि आप सही से सोएं, सही से खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और लाइफस्टाइल को ठीक करें, वेट लॉस ठीक करें, तो ये भी चीज आप एक काम करिए, आपकी मम्मी की एज कितनी है? 65। तो सारी जो 50 के बाद वाली लेडीज हैं और जेंट्स हैं, उनकी 10 साल से हर 5 साल की फोटोज लाइन में लगा दी, इंडिया की डिफरेंट एरियाज की, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जो भी स्टेट्स हैं सबकी एवरेज, कोई भी रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। आपको क्या दिखेगा? ग्रेजुअल इंक्रीज इन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, अनलेस एंड अनटिल आपकी तरह वो एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें। visceral यस, एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन muscles, मिड आर्म muscle सर्कमफ्रेंस। wastage. यस, अगेन उस पे आ जाते हैं। प्रीडोमिनेंट कार्ब डाइट, sedentary lifestyle, no exercise, no aerobic exercise, no resistance training, excess carb, fruit juice is healthy, no superfoods, egg white खाएंगे, egg नहीं खाएंगे क्योंकि जिम ट्रेनर ने बोला है, yolk नहीं खाएंगे, है ना। तो और आपकी डिजीज का नाम क्या है मैम? क्या नाम है डिजीज का? Fatty liver. तो उसको तोड़ लो, पहले बोलते हुए उसको फील करते हैं, Fatty. लिवर। तो मोटापे की बीमारी है तो ट्रीटमेंट तो मोटापा ही है ना मैम। समझ गई। मोटापे से होने वाली लिवर डिजीज को फैटी लिवर कहा जाता है। तो ट्रीटमेंट हुआ मोटापा घटाना। मोटापा घटाने का तरीका, अच्छा खाओ, शरीर हिलाओ, ब्लैक कॉफी पियो। बहुत ही सिंपल। हर खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले ब्लैक कॉफी पीजिए, वो एनोरेक्टिक इफेक्ट भी देती है, भूख भी मारती है। वजन कम करना है। जो सबसे ज्यादा आपने एक्वायर्ड टेस्ट में पसंद की चीजें उन्हें ना पसंद करिए। CEO डाइट होती है ना, CEO डाइट, CEO। बड़ी बड़ी कंपनी के CEO अच्छा। क्या खाते हैं? अच्छा। 10 बादाम। ये भी मैंने कहा ये broccoli। कौन सी डाइट आ गई, ये मुझे मैंने मतलब नहीं सुनी आज so तक। I work with a corporate hospital in Delhi, a very Okay. popular hospital called Fortis Hospital Vasant Kunj. So I have the it's a very big hospital in South Delhi, one of the poshest area of South Delhi, like South Mumbai, South Delhi. You are from Delhi, you have history I from know. Delhi, so you know. So I am amongst very good brains from the management circle. So they have very polished diets. So I have given that name CEO diets, अच्छा। and they are very fit. They drink black coffee. तो एक सीनियर मैनेजमेंट के बंदे ने मेरे को बोला कि जितनी कड़वी चीज ना डॉक्टर साहब, उतनी मुझे अच्छी लगने लग गई है। So they understand that health is wealth, mental health depends on diet, your gut. So they work more seriously on that. They run systems, they manage systems. You run a company, so you know what I'm talking about. So you are a founder, so you are almost a CEO, and you have told me that you also follow CEO diet. You are absolutely in perfect health. I'm so happy to meet you. You are the ideal person to host this podcast actually. So fatty liver में है ही आपके प्लेट में। दूसरी चीज मैम, I was 108 kgs 2 years ago. I'm 72 now. I've gained 2 kgs because I was getting skinny. So I've done all of this on myself. Oh, I'm a wow. prolific black coffee drinker. I've started drinking cappuccino now. You look so fit right now. I couldn't have imagined कि आप 100 plus. So I was 108 kgs. तो ये मैंने खुद किया है, मतलब I have applied it to reach here. And I had fatty liver. I had obesity. I was pre-diabetic. I have family history of diabetes. So I have self-treated myself on that way without any medicines. So
अ वेरी पॉपुलर थिंग, 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे मैम मैं। फैटी लिवर ना सिर्फ लिवर की बीमारी नहीं है, इट्स अ मिसनोमर। ओके। फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है। फैटी लिवर एक ट्रेलर है एक बड़ी पिक्चर का। फैटी लिवर लिवर की वो बीमारी है जो एक 16 साल की लड़की की ओवरी में बीमारी है, जिससे उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वो मोटी होती है, उसे थायराइड डिसऑर्डर होता है, उसको हेयर फॉल होता है, उसके फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं, उसके चेस्ट पे हेयर आ रहे होते हैं और वो डिप्रेस होती है। इसको क्या बोलते हैं मैम? PCOS इज फैटी लिवर ऑफ द ओवरी एंड फैटी लिवर is PCOS of the liver. So the root cause is the same, right? What is the root cause? It is in medical terms called insulin resistance, right? So again coming to a simple thing, insulin resistance है क्या जो आपके fitness influencers को भी नहीं पता, and they will sell you products like rings, like lockets, they like watches to tell you things which you don't know and you should not be knowing, and will tell you data which you cannot assess to sell you supplements to make your health worse, and finally you will come to us and tell doctors चोर हैं, जो जिनसे अनपढ़ नाम की प्रजाति और है नहीं कोई, ठीक है? तो ये है वो टर्म कि आपके सेल के अंदर उसे पेट्रोल चाहिए, जैसे आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, सेल का पेट्रोल है ग्लूकोज। जब तक सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आप उसको ब्रेकफास्ट का नाम दीजिए, लंच का नाम दीजिए, डिनर का नाम दीजिए, सेल को ग्लूकोज नहीं मिला, उसका पेट नहीं भरा। सेल के ऊपर है मेम्ब्रेन, एक पर्दा, मेम्ब्रेन के पार ग्लूकोज ऐसे नहीं जाता, मैंने बताया था, यहां भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। उसे पार जाने के लिए एक चाचा जान चाहिए, इंसुलिन, जिनका नाम है इंसुलिन, और ये एक्चुअल चाचा जान है आपके शरीर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओनली हार्मोन तगड़े वाले एनाबॉलिक हैं। एनाबॉलिक मतलब जोड़ू, जो सेव कर रहे हैं। जैसे आप और मैं क्या चाहते हैं, हम सेव करें पैसे, तो ये सेव कर रहे हैं एनर्जी, आपके सेल के अंदर ग्लूकोज फेंक के। ग्लूकोज फेंका, अब क्या हुआ, इस ग्लूकोज फेंकने की प्रतिक्रिया को मेरे बर्गर्स, फ्राइज, प्रोसेस्ड फूड, पिज्जाज, फ्रूट जूसेस, शक्कर, अल्कोहल, सब ने मिलके एक परत, लेयर उस सेल पे डिपॉजिट करी, किसकी? फैट की। तो अब इंसुलिन को मिल रहा है रेजिस्टेंस, ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाने का रेजिस्टेंस, इसको बोला आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टिविटी नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती गई, ये फैट आपके लिवर पे डिपॉजिट होता है, आपको हो गया फैटी लिवर, ओवरी में हो गया PCOS। अब लिवर बहुत ही ग्रेट ग्रैंडफादर, रिजिलियंट, सेल्फ हीलिंग, हैप्पी, कभी स्ट्रेस नहीं होता, कभी एंजाइटी नहीं होती, कभी डिप्रेशन नहीं होता लिवर को। लिवर हमेशा खुश रहता है, वो कहता है तेरे बुरे दिन में मैं खुश हूं, तू दारू पी, कोई नहीं, मैं डैमेज ले रहा हूं, सही टाइम पे रुक जाइयो, मुझे गुस्सा मत करियो। सेल्फ हीलिंग पूरी तरह। अगेन लिवर इतना सेल्फ हीलिंग है कि ये सिर्फ एक ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में एक है, फिर भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है और बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है। किडनी 2 होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट मरे हुए आदमी से लिया जाता है, लंग ट्रांसप्लांट बहुत इफेक्टिव नहीं है, होता है 2 लंग्स होने के बावजूद, सिंगल ऑर्गन फिर भी ट्रांसप्लांट होता है कटने के बाद, सिर्फ और सिर्फ लिवर है, इतनी पावर है इसमें। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, अब लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो, पर लिवर की कैपेसिटी है फैट डिपॉजिट करने की। लिवर से फैट डिपॉजिट होके ओवरफ्लो किया, आपके ब्लड में आया, क्या बढ़ा? कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL। वो जाके अब ये कहाँ डिपॉजिट होगा? जहां जहां डिपॉजिट होगा वहां वहां मूवी नजर आएगी आपको। ट्रेलर देख लिया आपने PCOS और फैटी लिवर का, अब मूवी देखिए, अब रियल पिक्चर आएगी। डिपॉजिट हुआ आपकी आर्टरीज में, डायमीटर कम हुआ, हाइपरटेंशन, हार्ट की आर्टरीज में हार्ट अटैक, ब्रेन की आर्टरीज में स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन, राइट? तो ये सारा कहां से आया? और जैसे जैसे सेल पे डिपॉजिट हुआ, डायबिटीज मेलाइटिस। तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज स्टार्ट हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिवर्सल इज ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर, इज ट्रीटमेंट फॉर PCOS, is treatment for heart attacks, is treatment for strokes, is treatment for gallstones, right? What is the treatment of insulin resistance? Eat healthy, exercise. No. क्या किस चीज की लेयर थी पहले? फैट लेयर। फैट। सो क्या लूज करना है? फैट लूज करना है, वेट लॉस। फैट लूज का क्या तरीका है? पूरा पॉडकास्ट है आपके पास, पूरा पॉडकास्ट।
राइट? तो आप किसी भी तरह इसको तोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, बट अगर आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी आयुर्वेद का आदमी, कोई भी होम्योपैथ का आदमी, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी चाचा जान, कोई भी 1 मिलियन फॉलोअर, 100 करोड़ रेवेन्यू, 500 करोड़ रेवेन्यू बोले कि मैं डायबिटीज रिवर्स कर दूंगा, मेरी तरफ से एक चांटा मार देना उसको, क्योंकि उससे बड़ा चीटर आपको नहीं मिलेगा। डायबिटीज का सिर्फ रिमिशन होता है, मैनेज्ड बाय लाइफस्टाइल, मैनेज्ड बाय डाइट, मैनेज्ड बाय मेडिसिन। डॉक्टर शुभम, आई हैव सम क्वेश्चंस हियर, अ रैपिड फायर। मार्केट में बहुत सारे गट डिटॉक्स ड्रिंक्स बिक रहे हैं और सोशल मीडिया पे रील्स भी वायरल हो रही है। बीइंग अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आप बताइए ये सब कितना सच और बेनिफिशियल है और कितना सिर्फ मार्केटिंग एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। ओके, द फर्स्ट वन, डॉक्टर शुभम, लिव 52 रेगुलरली लेना सेफ है या नहीं? मैम, काफ़ी पॉपुलर दवाई है ये, जो लोग लिवर डिटॉक्स के लिए लेते हैं, बट आई थिंक वो लेते इसलिए हैं कि अपनी आदतें नहीं सुधार पाते वो। तो मेरे जो पेशेंट लिव 52 लेते हैं और बहुत कॉमनली लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि वो शराब पीते रहते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है, मोटे होते हैं, लिवर फंक्शन डिरेंज्ड होता है, तो उनको लगता है कि मैं खाऊंगा तो ठीक रहूंगा। लगना अच्छी बात है, प्लेसिबो इफेक्ट दे सकता है, बट ठीक नहीं कर सकता लिवर को। हो सकता है इसका कोई नुकसान ना हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो इसलिए चल रहा हो, क्योंकि फील गुड फैक्टर जो दे रहा है पेशेंट को, वो इस प्रोडक्ट को चला रहा है। बट अगर ठीक करने की बात कर रहे हो तो ठीक मैं आपको लिख के दे सकता हूँ विद माई साइन एंड स्टैम्प, विच अगेन होल्ड्स value in the court of law as well. That's the problem with allopathic doctors, na? If we are held responsible for everything. So I can tell you with my sign and stamp with the court of law, गीता पे हाथ रख के बोलता हूँ मैम कि लिव 52 स्कैम है। डेली एलोवेरा जूस सेफ है या रिस्की? सेफ है, घर पे बनाया गया है तो बहुत अच्छा है। प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, कोई ब्रांड अगर बिना प्रेजर्वेटिव्स के देता है बहुत अच्छा है। स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच है, विटामिन सी का बहुत अच्छा लोड है। वेजिटेरियंस के लिए अच्छा है क्योंकि विटामिन सी इतना सारा है, आपको आयरन अब्जॉर्ब कराएगा। आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जीरा वाटर वर्सेस अजवाइन वाटर, कौन सा बेटर है? दोनों अच्छे हैं मैम। घूम फिर के आपको हाइड्रेशन और फाइबर देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा गट हीलिंग कर रहे हैं, गट सूद कर रहे हैं, थोड़ी सी अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, तो डेफिनेटली दोनों चलेंगे। आई वुड नॉट चूज वन आउट ऑफ द टू। ड्रिंकिंग टर्मरिक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक फॉर लिवर डिटॉक्स सेफ है या हार्मफुल? सेफ है। Haldi is one of the strongest antioxidants in your kitchen. It is one of the most liver soothing stuff in your food. But haldi की absorption में दिक्कत होती है. If you use haldi water, put black pepper in it. There are papers which say that haldi में जो antioxidant की absorption है वो 2000 times black pepper improve करता है. तो I would tell you that haldi with black pepper might be, along with garlic, along with ginger, along with green leafy vegetables, along with black coffee, along with some kinds of green tea, along with your colored fruits like strawberries, oranges, apples, bananas, are the actual Live 52 on the planet. एप्पल साइडर विनेगर हाइप या हेल्पफुल? हाइप है, तो मतलब फ्रूट्स धोने के काम आता है, पेस्टिसाइड्स हटाने के काम आता है। बटर मिल्क प्रोबायोटिक्स के लिए सफिशिएंट है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। सफिशिएंट 2 से 3 ग्लास अगर आप पी सकते हैं, सफिशिएंट है। बटर मिल्क एक तरह से लस्सी, छाछ को बोला जाता है, जो कर्ड का ही एक फॉर्म है और बहुत अच्छा नेचुरल फॉर्म है, बहुत चीप है, बहुत इजीली घर पे बनाया जा सकता है और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है अगर आप लगातार लें तो। प्रोटीन और फाइबर ऐड कर दीजिए इसके साथ। बटर मिल्क में चिया सीड्स डाल लीजिए और 2 से 3 लीटर पानी दिन में पीजिए। 3 लीटर क्रॉस करें तो आई थिंक यू आर डन फॉर योर प्रोबायोटिक्स एंड फाइबर। डॉक्टर शुभम, ब्लैक कॉफी लिवर फैट डिसॉल्व करता है, ये सच है या मिथ? साइंटिफिकली प्रूवन है and has to be done with weight loss through diet and lifestyle. It is more effective than any medicine available. जूस्ड फास्ट ट्रेंड 3 डे 7 डे जूस क्लेंस लिवर डिटॉक्स के लिए सेफ है या नहीं? स्कैम है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जूस में प्योर फ्रक्टोज है जो डायरेक्ट लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट होता है। जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट था फाइबर, वो आपने निकाल लिया, और सबसे गंदा फॉर्म था लिवर फैट के लिए, वो आपने रख लिया। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड। poison for your liver. It is as I told you, it is the worst food with alcohol for your liver. काफी प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो मिलियंस और बिलियंस गुड बैक्टीरिया क्लेम करते हैं। वुड यू रेकमेंड प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स? Okay, so there are definite indications for probiotics. Okay, with antibiotics,
given for actual reasons. Infective diarrhea requiring antibiotics, your pneumonias requiring antibiotics. Some antibiotics are very notorious to cause diarrhea, like amoxicillin, very commonly used, like amoxicillin clavulanic acid, like some third generation cephalosporins. You use probiotics with them. Some cancer chemotherapy causes dysbiosis or imbalance and diarrhea. So probiotics definitely have a role. Irritable bowel syndrome, probiotics definitely have a role. See, the brand is not important. The strain used is important. So some strains of Saccharomyces boulardii are definitely effective. Some strains of Lactobacillus reuteri are definitely very effective in healing a lot of diseases. One of the very common gut pathogen, very common, known by the name of Helicobacter pylori, is a bad bacteria. We very commonly encounter it. Probiotics are again very effective. But if you are using commercial probiotics and you are not regularly consuming curd, buttermilk, then I think Not useful. not useful. Got it. So we have to replace commercial things with natural things unless and until absolutely required. Wonderful. Thank you so much, Dr. Shubham. This has been such an enlightening conversation. Thank you so much for being so open, so rightful, and आपने बिल्कुल इतने सिंपल वे से हमें आज चीज़ें समझाई है. आई डोंट थिंक मैंने इतने डिटेल में मेडिकल साइंस को पहले कभी भी समझा है जैसे आपने आज समझाया. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग अस दिस. Just an effort to be relevant in today's world, ma'am. Just adapting to the changes. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट कीजिए. व्हाट द हेल्थ के और पॉडकास्ट देखने हो तो ट्राया हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. Listen to the podcast on Amazon Music included with your Prime membership.